हमारी कहानी तब शुरू होती है जब पूरी क्लास के सामने उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे थप्पड़ मारा गया। लड़ने के बजाय मार्कस बस मुड़ा और चला गया। लड़की के डरपोक कहने पर भी वो सिर्फ मुस्कुराया। इस चालाक लड़की को लगा कि वे अब भी उसके पिछले जीवन में जी रहे हैं। उस जिंदगी में वो बिना सोचे समझे क्लास के गुंडे को पीटने दौड़ पड़ा था, लेकिन उसी लड़की ने सबको बताया कि गलती मार्कस की थी। यहाँ तक कि उसने गुंडे के साथ मिलकर टीचर के सामने उसे फंसाया, जिससे उसका रिकॉर्ड खराब हो गया और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का मौका छूट गया। सबसे अजीब बात, ग्रेजुएशन के बाद वो उसी गुंडे को डेट करने लगी और फिर उससे शादी कर ली। लेकिन अब जब मार्कस का पुनर्जन्म हो चुका है तो वो दोबारा उसके लिए अपना करियर और सम्मान बर्बाद नहीं करेगा। अभी वो टीचर के ऑफिस में है और उनके सफेद झूठ सुन रहा है। उसे यह पूरा ड्रामा बड़ा मजाकिया लग रहा था। पिछली जिंदगी में उसने खुद को बेगुनाह साबित करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम रहा। तब वो समझ नहीं पाया कि टीचर उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। पर बाद में उसे समझ आया कि यह पूछताछ तो बस एक दिखावा थी। वो गुंडा लियो असल में डीन का बेटा था और क्लास टीचर अच्छी तरह जानता था कि उसे किसका पक्ष लेना है। मार्कस चाहे कितनी भी सफाई देता, कोई फायदा नहीं था। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड सारा ने उसका साथ नहीं दिया। जैसे ही टीचर मिस्टर मिलर को सारा से वो गवाही मिल गई जो वे चाहते थे, उन्होंने लापरवाही से सिर हिलाया और उन दोनों को जाने के लिए कह दिया। ये खेल पूरी तरह तय था और मार्कस ये जानता था। फिर मिस्टर मिलर ने मार्कस की तरफ निराशा से देखा और पूछा कि इतने अच्छे छात्र से इतने जरूरी वक्त पर ऐसी गलती कैसे हो गई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो सारा को इतना ही पसंद करता था तो उसे स्कूल खत्म होने का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने मार्कस को ज्ञान दिया कि हिंसा कभी सही रास्ता नहीं है और उसकी सजा पहले से ही तय हो चुकी थी। उसे 15 शब्दों का माफीनामा लिखना था और पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना था, जबकि बड़ी परीक्षा में केवल 100 दिन बचे थे। टीचर ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसी चीजों से अपना जीवन बर्बाद न करे, लेकिन मार्कस ने बिना किसी हाव भाव के सीधे मना कर दिया। मिस्टर मिलर की आंखें सदमे से खुली की खुली रह गईं और उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि मना करने का क्या मतलब है। वो बोले कि मार्कस अपनी गलती की गंभीरता को नहीं समझ रहे और दूसरे माता पिता इतने दयालु हैं कि उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि चाहे वो माफीनामा लिखे या न लिखे, सजा तो मिलकर रहेगी और अगर वो गलती नहीं मानेगा तो उसके माता पिता को बुलाया जाएगा। उस पल भी मार्कस शांत रहा, जबकि टीचर ने कंप्यूटर पर उसके रिकॉर्ड खोल लिए। उन्होंने तुरंत उसकी माँ का नंबर ढूंढकर डायल कर दिया। सच कहूँ तो मार्कस को अब इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली जिंदगी में जो दुख उसने झेले थे और परीक्षा में फेल हुआ था, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था, जिससे उसके माता पिता बहुत निराश हुए थे। उसने खुद से कहा कि इस बार कोई उसका रास्ता नहीं रोकेगा। वो उस चीज के लिए माफी नहीं मांगेगा जो उसने की ही नहीं। उसने टीचर की आंखों में देखकर कहा कि वो गलत नहीं है और दिल ही दिल में टीचर भी सच्चाई अच्छी तरह जानते हैं। उसने कहा कि आपको जो सजा देनी है दे दीजिए और फिर घूमकर सीधा ऑफिस से बाहर चला गया। ये वाकई बहुत हिम्मत वाला कदम था, क्या मजाक था। एक ऐसा आदमी जो पूरी जिंदगी जी चुका है, वो किसी स्कूल टीचर से डरने वाला नहीं था। अपनी आखिरी क्लास में दोबारा जन्म लेने के बाद उसने कसम खाई कि वो कभी किसी झूठ के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उसे अपने पिछले असफलता का दर्द याद था और वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए दृढ़ था। जब वो क्लास में लौटा तो वहाँ हलचल मची हुई थी। उसके करीबी दोस्तों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे कि क्या फैसला आया। मार्कस ने आराम से बताया कि स्कूल उससे सबके सामने माफी चाहता है। उसने उन्हें बताया कि उसने टीचर को साफ कह दिया है कि वो एक शब्द भी नहीं लिखेगा। वो अपनी डेस्क पर बैठा और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। तभी उसके दोस्त जेक ने उसे शाबाशी दी और उसकी इस हिम्मत से हैरान होकर पूछा कि टीचर अब क्या करेंगे। मार्कस ने बेपरवाही से जवाब दिया कि वे उसके माता पिता को बुला रहे हैं। यह सुनकर सारा अचानक बहुत बेचैन हो गई। वो तुरंत दौड़कर आई और मार्कस को कॉरिडोर में ले गई ताकि उसे टीचर की बात मानने के लिए मना सके, इससे पहले कि बात बिगड़े। उसने झूठ बोलने के लिए माफी मांगी और कहा कि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उसका तर्क था कि दोनों के बजाय किसी एक को सजा मिलना ज्यादा बेहतर है। उसने यहाँ तक पूछ लिया कि क्या उसे खुशी होगी अगर वो भी मुसीबत में पड़ जाए। दयालु बनने का नाटक करते हुए उसने उम्मीद की कि वो सारा इल्जाम अपने सिर ले लेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली जिंदगी में एक बेवकूफ की तरह किया था। लेकिन मार्कस दोबारा वही गलती नहीं दोहराने वाला था। उसने उससे पूछा कि अगर वो लियो को पसंद नहीं करती तो उसकी मदद क्यों कर रही है। सारा ने बेचैनी से सफाई दी कि वो उसकी मदद नहीं कर रही है, बल्कि बस मामला शांत करना चाहती है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो अपनी गलती मान ले तो माफीनामा वो खुद लिख देगी। ये एक पुराना जाल था, लेकिन क्या सच में हमारे माता पिता को बुलाना जरूरी है? सारा ने मार्कस का हाथ पकड़कर लाचारी से पूछा। वह बहुत मासूम बनने की कोशिश कर रही थी और गिड़गिड़ा रही थी कि वह नहीं चाहती कि उसके घर वालों को पता चले। उसने मार्कस को एक इनाम देने की बात भी कही। मार्कस मुस्कुराया और पूछा कि वो इनाम क्या है। सारा ने अपने होंठ चबाए और फुसफुसाई कि अगर वो उसे इतना पसंद करता है तो वो उसे डेट करने का मौका देगी। मार्कस को हंसी आ गई।
उसने कहा कि यह मौका वो किसी और के लिए बचाकर रखे और क्लास की तरफ बढ़ गया। पिछले जन्म में वो अंधा था लेकिन अब नहीं। वैसे भी अगर उसे किसी का साथ चाहिए था तो वो उसका सच्चा पहला प्यार था, न कि इस जैसी मतलबी लड़की। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि इस वक्त वो दूसरी लड़की शायद बगल वाले स्कूल में परेशान की जा रही होगी। इसके तुरंत बाद टीचर ने उसे फिर बुलाया। जब वो ऑफिस लौटा तो मार्कस अपनी माँ एलेना को अजीब नजरों से देखने लगा। वे इस खबर से हैरान थी क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा किसी लड़की के चक्कर में लड़ाई करेगा, खासकर तब जब वो हमेशा से एक शांत और होनहार छात्र रहा था। मिस्टर मिलर ने मार्कस से कहा कि वो खुद अपनी माँ को सफाई दे। एलेना ने आ भरी और अपने बेटे को ऑफिस के एक कोने में ले जाकर पूछा कि असली बात क्या है। मार्कस ने थोड़ा झुककर पूरी सच्चाई अपनी माँ के कान में कह दी, कुछ भी नहीं छुपाया। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपना फोन निकाला और सारा द्वारा भेजा गया मैसेज दिखाया। उसकी माँ का चेहरा देखने लायक था। गुस्से से उनके हाथ कांप रहे थे। जब उन्हें समझ आया कि उनके बेटे को फंसाया गया है तो एलेना मिस्टर मिलर की तरफ मुड़ी। उन्होंने गुस्से में पूछा कि कोई लड़की इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। उन्होंने तुरंत अपना फोन टीचर के सामने कर दिया और कहा कि उनका बेटा सच कह रहा है। उन्होंने समझाया कि मार्कस किसी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से वहां नहीं गया था, बल्कि इस लड़की ने खुद उसे मैसेज करके मदद मांगी थी। मिस्टर मिलर चैट देखकर हैरान रह गए। उन्हें ऐसे सबूत की उम्मीद नहीं थी, पर उन्होंने तुरंत अपने हाव भाव बदले, दांत भींचे और कहा कि भले ही झूठ बोलना गलत था, लेकिन सच्चाई यही है कि मार्कस ने मारपीट की है। उन्होंने कहा कि लियो एक एथलीट है और अगर चोट के कारण उसकी परीक्षा खराब हुई तो यह बड़ी मुसीबत होगी। फिर मिस्टर मिलर दोबारा मार्कस की तरफ मुड़े और उसे समझाने लगे कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हिंसा का सहारा लेना ठीक नहीं है और मार्कस को अपनी भूल सुधारनी होगी। उन्होंने कहा कि वे सारा के झूठ पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए गलती मार्कस की ही है। मार्कस बस हौंस पड़ा और टीचर की बात को व्यंग्य के साथ दोहराया। यह देखना वाकई हैरान करने वाला था कि एक टीचर कैसे सच को इतनी आसानी से अनदेखा कर सकता है। उसने पूछा कि क्या सच का कोई मोल नहीं है और अगर सजा मिलनी ही है तो हम तीनों को मिलनी चाहिए। सच तो यह था कि अब उसे किसी अंजाम का डर नहीं था। इस बात पर मिस्टर मिलर गुस्से से लाल हो गए और मार्कस की तरफ उंगली उठाकर एलेना से बोले कि उनके बेटे का रवैया बेहद खराब है और उसे कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 शब्दों का माफीनामा काफी नहीं है, अब उसे 3000 शब्दों का पत्र लिखना होगा और पूरे स्कूल के सामने माफी मांगनी होगी। उन्हें लगा कि मार्कस को कोई पछतावा नहीं है, पर वो सिर्फ मुस्कुराया और पूछा कि क्या टीचर सचमुच लियो को सजा देंगे। उसने मिस्टर मिलर की आंखों में झांककर पूछा कि क्या वे वाकई इस पद के लायक हैं। यह सुनते ही वे गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मार्कस अब शिक्षकों का अपमान कर रहा है और एलेना से बोले कि अब वे इसे खुद नहीं संभालेंगे। उन्होंने मामले को सीधे डीन के पास ले जाने का फैसला किया। मार्कस हंसा और बोला कि इसका क्या फायदा जब सब जानते हैं कि लियो डीन का बेटा है। उसने सच कह दिया कि डीन अपने बेटे को कभी सजा नहीं होने देंगे। इस बात ने ऑफिस में हंगामा खड़ा कर दिया। आधे घंटे बाद डीन के ऑफिस में डीन लुइस गंभीर चेहरा लिए बैठे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें स्टाफ रूम में हुए अभद्र व्यवहार के बारे में पता चल चुका है। उन्होंने एलेना से कहा कि बात अब सही या गलत की नहीं रही, बल्कि उनके बेटे के खराब बर्ताव की है। उन्होंने दावा किया कि मिस्टर मिलर इतने तनाव में हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। फिर उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि कोई उन पर अपने बेटे को बचाने का आरोप लगा रहा है। डीन ने दावा किया कि वे घर पर अपने बेटे को कड़ी सजा देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मार्कस को टीचर से माफी मांगनी ही होगी और पूरे स्कूल के सामने अपना 3000 शब्दों का पत्र पढ़ना होगा। उन्होंने हालात को बहुत गंभीर बताया और कहा कि अगर मार्कस नहीं सुधरा तो स्कूल उसे नहीं रख सकता। स्कूल से निकाले जाने की धमकी सुनते ही एलेना का दिल बैठ गया। उसने घबराकर डीन से पूछा कि क्या वह सच में उसके बेटे को आखिरी साल में निकाल रहे हैं। डीन लुइस बस वहीं बैठे शिकायत करते रहे कि जो छात्र शिक्षकों का सम्मान नहीं करता उसे वे नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने लाचारी जताई कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे अगर वो अड्डा रहा। एलेना ने समझाना चाहा कि उसका बेटा बस थोड़ा जिद्दी है, पर इससे पहले कि वो बात पूरी करती, मार्कस ने शांत और साफ आवाज में टोककर सबको चौंका दिया। उसने माँ से कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, अगर यहाँ उनका स्वागत नहीं है तो वो पास वाले हाई स्कूल में चला जाएगा। डीन लुइस गुस्से से लाल पीले हो गए। मार्कस पर उंगली तानकर एलेना से बोले कि यह उसके बेटे का आखिरी मौका है। उन्होंने आखिरी अल्टीमेटम दिया, या तो मार्कस माफीनामा लिखकर अपनी गलती माने या हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दे। मार्कस बस मुस्कुराया। वह स्कूल को छोड़ने के लिए बेहद खुश था, इस पक्षपात से भरी जगह को पीछे छोड़ने के लिए। जब यह खबर क्लास में पहुंची तो सब हैरान रह गए कि वह अब बड़ी परीक्षा कैसे देगा। मार्कस के कई करीबी दोस्त उसे समझाने दौड़े और याद दिलाया कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा जिंदगी बदल देने वाला मौका है। क्लास टीचर ने भी कहा था कि अगर वह 3000 शब्दों का माफीनामा लिख दे तो शायद बात बन जाए। टीचर ने इशारा किया कि सारा के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर दोबारा विचार हो सकता है, बशर्ते वह सहयोग करे।
सारा के दोस्त भी बोल पड़े कि टीचर तो गुस्सा भी नहीं थे जब तक मार्कस ने बहस शुरू नहीं की, और अब सारा भी पिस रही है। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब खुश है जब सारा रो रही है और उसके माता पिता को बुलाया जा रहा है। एक ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या वो मर्द भी है जो लड़की को ऐसे रुला रहा है। तभी वाइस प्रिंसिपल मिलर के आने से सन्नाटा छा गया। उन्होंने 2 बार आवाज देकर मार्कस को बाहर बुलाया। बाकी छात्र असमंजस भरे चेहरों से देखते रहे। जब हम मार्कस को अकेले में बात करने के लिए कॉरिडोर में जाते देखते हैं, उसे उम्मीद थी कि तमीज से बात होगी, पर इसके उलट उसे तीखे तानों का सामना करना पड़ा। कहा गया कि टीचर गलत हो तब भी पलटकर जवाब देने का हक उसे नहीं है। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या अच्छे नंबर लाने से वो खुद को खास समझता है। फिर वे चिल्लाए कि स्कूल को ऐसे छात्रों की जरूरत नहीं है और अगर पढ़ना नहीं है तो वह जा सकता है। मार्कस ने शांति से कहा, ठीक है। यह सुनकर वाइस प्रिंसिपल हैरान रह गए। सच कहें तो उन्होंने आज तक इतना निडर छात्र नहीं देखा था। गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया कि फिर तो तुम स्कूल ही छोड़ दो। उसी वक्त सारा के माता पिता वहां पहुंचे, लेकिन अपनी बेटी को डांटने के बजाय वे तुरंत उसे इस पूरे मामले से अलग करने की कोशिश करने लगे। उसकी मां ने नफरत भरी नजरों से मार्कस की तरफ उंगली उठाई, उसे आवारा कहा और बेटी पर झूठा आरोप लगाने का दावा किया। यहाँ तक कह दिया कि इसका ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि ये सारा को परेशान न कर सके। मार्कस की माँ एलेना गुस्से से उबल रही थी और पलटवार करने ही वाली थी, लेकिन मार्कस ने उन्हें एक चौंकाने वाली बात कहकर रोक दिया। उसने माँ से कहा कि वह स्कूल छोड़ रहा है और यहाँ से जाने के बाद उसके नंबर और बेहतर होंगे। पास ही खड़ी फिजिक्स टीचर मिसेस गेबल ने ठंडी सांस ली और बताया कि वे अगले महीने की फिजिक्स प्रतियोगिता के लिए उसके नाम की सिफारिश करने वाली थी। ये बड़ा मौका था। अच्छे स्कोर से बोर्ड परीक्षा में एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते थे। बरीखे मार्का था बर्बा लिगिस के ये स्कोर आना पर मिल सकते थे। इसके बारे ने हटे कोलिग ना नीनेगी, लेकिन चूंकि हर क्लास से सिर्फ एक ही जगह थी, इसीलिए अब यह किसी और को मिलेगी। सारा की माँ ने हिम्मत दिखाते हुए पूछ लिया कि क्या उसकी जगह सारा को भेजा जा सकता है। मिसेज गेबल ने एक फीकी और असहज मुस्कान के साथ कहा कि सारा के फिजिक्स में नंबर बस ठीक ठाक ही हैं। 2 दिन बाद मार्कस स्कूल छोड़ने के कागजात लेकर क्लास टीचर के केबिन में गया। मिस्टर मिलर खुद को उसे कोसने से रोक नहीं पाए कि वह अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा छात्र नहीं देखा, खासकर तब जब वे मार्कस का नाम केमिस्ट्री प्रतियोगिता के लिए भी भेजने वाले थे। मार्कस ने लापरवाही से उनकी तरफ देखा और कहा कि अगर वे अभी माफी मांग लें तो वह रुकने पर विचार कर सकता है। उसने यह भी कहा कि अगर वह अवार्ड जीत गया तो टीचर उस पर अपना नाम लिख सकते हैं। मिस्टर मिलर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उन्होंने तुरंत दस्तखत कर दिए और मार्कस से इसे डीन और फिर प्रिंसिपल के पास ले जाने को कहा। वे बस उसे भगाना चाहते थे। कुछ देर बाद मार्कस मैन ऑफिस पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर उठाकर पूछा, तो स्कूल छोड़ रहे हो? मार्कस ने प्रिंसिपल लुइस को नमस्ते किया और फॉर्म पर दस्तखत मांगे। प्रिंसिपल ने जब जाने का कारण पढ़ा तो उनकी त्योरियां चढ़ गईं। इंग्लिश टीचर के साथ अनबन, पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ। यह वाकई एक बेबाक बयान था। प्रिंसिपल ने तंज कसते हुए कहा कि तुम वही छात्र हो जो टीचर से बहस करता है। उन्होंने कहा कि एक होनहार छात्र का ऐसे जाना दुखद है, लेकिन जो छात्र झगड़े करे और अनुशासन न माने उसे स्कूल में कतई नहीं रखा जा सकता। मार्कस के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई क्योंकि उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा कि उसने सुना है स्कूल प्रांतीय मॉडल स्कूल के दर्जे के लिए आवेदन कर रहा है और अगर उन्हें उसकी मदद चाहिए तो पहले टीचर को उससे माफी मांगनी होगी। प्रिंसिपल लुइस ने आंखें तरेरी। वे एक छात्र की इस हिम्मत और मांग से हैरान थे। उन्होंने इतना अनुशासनहीन बर्ताव कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने तुरंत कागजात पर दस्तखत कर दिए और स्कूल छोड़ना मंजूर कर लिया। मार्कस अपना सामान समेटने क्लास की तरफ चल दिया। उसके बेंच पार्टनर लियो ने आ भरी और दुख जताया कि अब उसकी जिंदगी खत्म है क्योंकि होमवर्क नकल करने के लिए कोई नहीं बचा। मार्कस हंसा और बोला कि कभी खुद भी पढ़ाई करके देख लिया करो। लियो ने मजाक में कहा कि वह पहले ही बहुत पढ़ चुका है। हमें पता चलता है कि पिछले जन्म में लियो ही मार्कस के गिने चुने सच्चे दोस्तों में से एक था, यहाँ तक कि वे एक ही यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे जब मार्कस परीक्षा में फेल हो गया था। असल में लियो ने ही उसे सारा के सारे झूठ बताए थे। हमें यह भी पता चलता है कि सारा और उस खिलाड़ी रयान ने डेटिंग शुरू कर दी थी और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी का ऐलान कर दिया था। मार्कस अकेला बेवकूफ था जो वहां गया था। यह याद अब बेहद हास्यास्पद लगती है। इस बीच लियो ने सारा की तरफ देखा और फुसफुसाया कि उसकी माँ क्लास में सबसे कह रही है कि मार्कस पर नजर रखें ताकि वह उसकी बेटी को तंग न करे। मार्कस बस हंस पड़ा क्योंकि वह जा ही रहा था तो फर्क नहीं पड़ता था। आखिरी घंटी बजते ही वो अपना सामान समेटने लगा ताकि हमेशा के लिए यहाँ से जा सके। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो सारा ने उसे झिझकते हुए आवाज दी और कहा कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ऐसा लगा जैसे उसका जमीर अब जाग रहा है जब वह सच में स्कूल छोड़ रहा था। मार्कस मुड़ा, उसका चेहरा सपाट था और बोला कि तुम्हारे झूठ ने मुझे सच में निराश किया है। सारा खुद को बेकसूर बताते हुए रोने लगी और बोली कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
उसे देखकर मार्कस को जरा भी लगाव महसूस नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके बहाने सिर्फ उसके खराब चरित्र को छिपाने का जरिया है। वह खुद को टोकने से न रोक सका कि तुम और रयान एक दूसरे के ही लायक हो। वह आगे बढ़ गया, अपना पुराना गुस्सा पीछे छोड़कर जिसे वह 2 जन्मों से दबाए बैठा था। पिछले जन्म में उसने यह बातें उनकी शादी में भी कहने की 1000 बार कल्पना की थी। सच कहूँ तो पुनर्जन्म पाना बेहद आजादी का एहसास देता है। अब उसे घुट घुट कर नहीं जीना था, अपनी पुरानी जिंदगी की तरह। घर लौटकर उसने सबसे पहले कंप्यूटर खोला और अपने मशहूर वेब नोवेल के पेज पर लॉग इन किया। उसने पोस्ट किया कि निजी कारणों से वह स्कूल छोड़ रहा है और उसे कुछ दिन अपडेट्स डालने होंगे। वह तो बस ये जानने के लिए कहानी लिख रहा था कि क्या उसमें कोई हुनर है, पर उसका ट्रांसफर उम्मीद से बहुत पहले हो गया। चूंकि वह जा रहा था, इसीलिए यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपने पाठकों से माफी मांगी और तुरंत ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई जो उसे न रुकने की गुहार लगा रहे थे। कमेंट्स देखकर वह मुस्कुराया। लगा जैसे कहानी सुनाने का उसमें वाकई थोड़ा हुनर है। एक दिन मार्कस ने शहर के दूसरे सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। हालांकि सुविधाएं पुराने स्कूल जैसी ही थीं, पर यहाँ पास होने की दर थोड़ी कम थी। गाड़ी चलाते हुए उसके पिता का चेहरा तना हुआ था और वे मार्कस की वजह से हुई परेशानी पर बुदबुदा रहे थे कि वह खुशकिस्मत है जो इस स्कूल ने उसे रख लिया। वे जल्द ही पहुंचे और मार्कस के बेहतरीन नंबरों की वजह से कागजी कार्रवाई तुरंत हो गई। उसे क्लास के सबसे अच्छे साइंस सेक्शन में भेजा गया, जिसकी क्लास टीचर मिस टर्नर थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी। डीन ने मिस टर्नर से मार्कस और उसके शानदार ट्रैक रिकॉर्ड का परिचय कराया और चले गए। पर मार्कस की एक छोटी सी गुजारिश थी। उसने माया नाम की लड़की के बगल में बैठने की इच्छा जताई। मिस टर्नर हैरान हुई और पूछा कि क्या वो उसे जानता है। उसने दावा किया कि वो पुरानी सहपाठी है और टीचर मुस्कुराकर मान गई। जब वे क्लास की तरफ बढ़े तो वहाँ मैथ्स के टीचर टेस्ट ले रहे थे। मिस टर्नर ने शालीनता से सिर हिलाया और मार्कस को क्लास के सामने ले गईं। उन्होंने मुस्कुराकर बच्चों को बताया कि एक नया छात्र आया है और मार्कस को अपना परिचय देने को कहा। मार्कस ने सीना तानकर क्लास को अपना नाम मार्कस बताया। उसने कहा कि उसके नंबर तो सामान्य हैं, पर उसका चरित्र बहुत बढ़िया है और वो कभी झगड़े नहीं करता। मिस टर्नर उसके इस मजाकिया अंदाज पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह अब उनके साथ पढ़ेगा और उसे माया के बगल वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। चश्मा पहने उस शांत लड़की ने नजरें उठाई। दरअसल मार्कस उससे पहली बार मिल रहा था और वह भांप गया कि वो बेहद शर्मीली है। वह ऐसी लड़की लगती थी जो क्लास में बिल्कुल गुमनाम हो और शायद लोग उसे परेशान भी करते हो। किसी आम स्कूल में उसकी कोई पहचान नहीं होती, पर मार्कस को पता था कि ग्रेजुएशन के बाद माया का रुतबा उसकी साख बहुत बढ़ जाती। वह गया और उसके बगल की डेस्क पर बैठ गया। मैथ्स टीचर ने उसे भी क्विज की कॉपी देकर कल बात करने को कहा। मार्कस ने हाँ में सिर हिला दिया, पर लेकिन यह ज्यादा नहीं टिका। घंटी बजते ही मार्कस चिड़ियाघर के जानवर की तरह सबकी नजर में आ गया। आसपास की क्लासों के बच्चे गलियारे में जुट गए और नए लड़के की तरफ इशारा करके फुसफुसाने लगे। बात हवा की तरफ फैली। वह फुसफुसा रहे थे कि यह वही लड़का है जिसने एक बड़े एथलीट से लड़ाई की। टीचर्स को पलटकर जवाब दिया और उसे शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल से निकाल दिया गया। यह शुरुआत वाकई किसी ड्रामे जैसी थी। के बावजूद मार्कस पर अब भी एक पक्के आशिक का ठप्पा लगा हुआ था। तभी फिजिक्स का मॉनिटर एरिक उससे मिलने आया। वो इस बात से बहुत प्रभावित था कि मार्कस में बड़े स्कूल से निकाले जाने की हिम्मत थी। तभी एक सुंदर, वह एक टीचर के बेटे और स्टार खिलाड़ी से स्कूल की सुंदरी के लिए लड़ा था। फिर उसने मार्कस से कहा कि वह उसे असल में जानती है, सारा को करीब से। मार्कस ने हैरान होकर अपनी नई क्लासमेट को देखा। उसने पूछा कैसे, तो सोफी ने बताया कि वे प्राइमरी स्कूल में साथ थे। मार्कस ने मुंह सिकोड़ लिया। उसकी नई शुरुआत पहले ही बिगड़ चुकी थी। अभी वह सीट पर बैठा भी नहीं था कि उसका अतीत खुल गया। सोफी ने मजाक में आंखें मटकाईं और अचानक पूछा कि क्या वह सारा को छोड़कर उसे डेट करेगा। आसपास के छात्र हंस पड़े और याद दिलाया कि उसका एक आशिक जस्टिन पहले से है। सोफी ने पलटकर कहा कि उसने जस्टिन को कभी हाँ नहीं बोला और उसे पढ़ाकू लड़के पसंद हैं। उसने कहा कि बड़े स्कूल का टॉप 10 छात्र यहाँ आसानी से टॉप 3 में आ जाएगा। सच कहूँ तो उसे वह काफी मजाकिया लगा। मार्कस ने दावा किया कि उसके नंबर औसत थे और उसने कभी कोई लड़ाई नहीं की थी। सोफी ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि वो उसे पटा सकती है क्योंकि वो उसका टाइप था। सारा के विपरीत उसने कहा कि कोई उसके लिए लड़ता तो वो रो पड़ती। मार्कस ने सोफी को ध्यान से देखा। हाई स्कूल के हिसाब से वो वाकई बहुत खूबसूरत थी और समय के साथ और निखरने वाली थी। कुछ ही सालों में वह किसी भी कॉलेज की जान बन जाती। तभी अचानक हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी जिसने मार्कस को और कुछ नहीं बल्कि एक लाचार मजनू कहा, जो ऐसी लड़की के लिए स्कूल से निकाल दिया गया जो उसे पसंद भी नहीं करती थी। ये एक कड़वा और फालतू कमेंट था। जस्टिन ने मार्कस को चेतावनी भरी नजर से देखा और बास्केटबॉल खेलने निकल गया अपने दोस्तों के साथ। अपने पिछले जन्म में मार्कस शायद इस तरह की गुंडागर्दी से डर जाता, लेकिन अब उसे यह सब बचकाना और बेहद मजाकिया लग रहा था। सच कहूँ तो हाई स्कूल के ये रौब झाड़ने वाले लड़के स्कूल खत्म होने के बाद बिल्कुल आम इंसान बनकर रह जाते हैं। मार्कस को इन धमकियों की कोई परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान अपनी शांत और प्यारी होने वाली अरबपति पार्टनर पर था।
उसने इस ड्रामे को अनदेखा करते हुए अपना सिर डेस्क पर टिकाया। उसने माया की तरफ मुड़कर झिझकते हुए पूछा कि क्या वह भी उसे जानती है। ये एक सीधा सा सवाल था, लेकिन इससे माया सकपका गई। वह एक पल के लिए ठिठक गई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मार्कस मुस्कुराया और बोला कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं। माया ने घबराते हुए नए लड़के को देखा। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ देख रही थीं जहां से जस्टिन गया था। उसने दबी आवाज में पूछा कि क्या उसे लड़ना आता है। जब मार्कस ने कहा कि अफवाहें गलत हैं और उसे लड़ना नहीं आता, तो उसने उसे संभल कर रहने को कहा। जब उसने वजह पूछी तो माया ने माना कि जस्टिन उससे उलझने की कोशिश कर सकता है। मार्कस को समझ आ गया कि वह उसी धमकाने वाले लड़के की बात कर रही थी। माया ने चेताया कि जस्टिन सोफी का दीवाना है, पर मार्कस बेपरवाह रहा और बात घुमाकर सीधे पूछ बैठा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इस अचानक सवाल से माया सन्न रह गई। जब उसने ना में सिर हिलाया तो मार्कस की आंखें चमक उठीं। उसने बेबाकी से पूछ लिया कि क्या वो उसके साथ आएगी। बुरी तरह शर्माई माया ने हकलाते हुए बहाना बनाया कि उसे गणित का सवाल पूछना है। वह वर्कशीट उठाकर भाग गई। शर्मीली माया को शायद ही कभी किसी ने ऐसे प्रपोज किया हो। मार्कस को एहसास हुआ कि उसने शायद उसे डरा ही दिया था। फिर भी वह इस नई जिंदगी को लेकर उत्सुक था। ऐसा लगा कि स्कूल का सफर वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। घंटी बजने तक माया वापस नहीं आई और उसके बाद भी वह सिर झुकाए और कागजात को भींचे हुए अपनी सीट पर वापस आ गई। जो कुछ हुआ था उसे संभालने के लिए वह बहुत शर्मीली थी। जल्द ही इंग्लिश टीचर मिस टर्नर ने गंभीर चेहरे के साथ क्लास में एंट्री की। उन्होंने साफ कर दिया कि नए छात्र के बारे में बातें उड़ रही हैं। उन्होंने साफ कहा कि अतीत चाहे जो भी हो, मार्कस अब उनकी क्लास का हिस्सा है। उन्होंने बच्चों को सहपाठी की पीठ पीछे बात न करने की चेतावनी दी और फिर रीडिंग वर्कशीट बांटी। साफ था कि मिस टर्नर अफवाहें सुनकर नए छात्र को बाहरी गपशप से बचा रही थी। क्लास शुरू होते ही मार्कस को एक सुखद एहसास हुआ। उसके इंग्लिश का लेवल एक आम हाई स्कूल के छात्र से कहीं बेहतर था। भले ही उसने पिछले जीवन में संघर्ष किया था, लेकिन कॉलेज में उसने हाई लेवल की इंग्लिश परीक्षाएं पास की थीं। उसकी वोकैबुलरी कमाल की थी, चाहे ग्रामर हो, राइटिंग या रीडिंग। वो बाकी बच्चों से बहुत आगे था। उसने पूरी वर्कशीट चुटकियों में हल कर दी। सिर्फ एक सवाल गलत हुआ। ये उसके पहले वाले संघर्षों से बिल्कुल अलग था। पिछले जीवन में मार्कस ने सिर्फ एक 112 स्कोर किया था, जबकि वह आमतौर पर एक 125 लाता था। पर इस बार उसे भरोसा था कि वह एक 140 से अधिक लाएगा, क्योंकि उसके पास दो बड़े फायदे थे। पहला, उसने कॉलेज में कई साल कठिन वोकेबुलरी याद करने में बिताए थे। दूसरा, उसे कॉलेज एंट्रेंस परीक्षा के सवाल अच्छी तरह याद थे। तभी इंग्लिश टीचर मिस टर्नर ने उत्तरों की जांच करने के लिए सबका ध्यान खींचा। उन्होंने पूछा कि 25 सवालों में से जिनके 5 या उससे कम गलतियां हैं वे हाथ उठाएं। 48 में से लगभग 8 छात्रों ने हाथ खड़े किए। ऐसा लगा कि स्तर यहाँ शहर के टॉप स्कूल से कम नहीं था। जब उन्होंने 4 या उससे कम गलतियां पूछी तो 3 हाथ गिर गए और सिर्फ 5 बचे। ये क्लास के क्रीम छात्र थे। मार्कस के लिए हैरानी की बात थी कि सोफी जो भी उससे फ्लर्ट कर रही थी, उसने अपना हाथ अब भी ऊपर उठाया हुआ था। पता चला कि उसकी इंग्लिश वाकई काफी अच्छी थी। जब टीचर ने इसे 3 गलतियों पर सीमित किया तो सिर्फ एक हाथ बचा। मिस टर्नर मुस्कुराई और सोफी से पूछा कि उसके कितने गलत हुए। सोफी ने गर्व से जवाब दिया कि उसके केवल 2 गलत हुए। मिस टर्नर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि टेस्ट काफी कठिन था, क्योंकि इसे पिछले सालों के एंट्रेंस परीक्षा से लिया गया था। अचानक उन्होंने उत्सुकता से मार्कस की तरफ देखा और पूछा कि उसका कैसा रहा, यह मानते हुए कि उसके जैसा टॉपर छात्र अच्छा ही करेगा। क्लास की हर आंख उसकी तरफ मुड़ गई। उसके जवाब का इंतजार करने लगी, यह सोचकर कि नए छात्र के रूप में शांत रहना ठीक रहेगा। मार्कस ने बहाना बनाया कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं गया और बहुत गलतियां हुई। असल में वह बस विनम्र बन रहा था। मिस टर्नर ने उसे दिलासा दिया और सलाह दी कि वह अपनी सीट पार्टनर माया से मदद मांगे, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मार्कस की आंखें चमक उठी और वह उत्साह से मान गया। माया एकदम घबरा गई और हकलाते हुए बोली कि वह दूसरों को पढ़ाने में अच्छी सेठ बो दे। नहीं है, सोफी तुरंत बीच में बोली और मदद की पेशकश की, क्योंकि वह क्लास की इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव थी। उसने मार्कस को एक शरारती आंख मारी, लेकिन मार्कस ने मुस्कुराते हुए शालीनता से मना कर दिया और कहा कि माया का पढ़ाना ही काफी होगा। उसी पल जस्टिन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और जोर से हंसा। उसने मार्कस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 5 गलतियां करना किसी टॉपर की पहचान नहीं होती। उसने खुलेआम संदेह जताया कि शहर के बड़े स्कूल की प्रतिष्ठा महज एक दिखावा थी। सोफी ने नए लड़के को निशाना बनाने की जस्टिन की हरकत पर आंखें घुमाई। उसने कहा कि भले ही इंग्लिश मार्कस का मजबूत विषय न हो, पर वह दूसरों में बेहतर हो सकता है। पालिशे, उसने कहा कि भले ही इंग्लिश मार्कस का मजबूत विषय न हो। मिस टर्नर ने बीच बचाव करते हुए क्लास को शांत कराया और याद दिलाया कि उनका स्कूल भी किसी दूसरे स्कूल जितना ही सक्षम है। फिर उन्होंने इंग्लिश बोलने के मुकाबले की घोषणा की, जिसके लिए क्लास से 3 सीटें खाली थीं। यह प्रतियोगिता पूरे जिले के तेनीगिरिस्तिये अरापर को जिले के क्लास को भूषण कराया और तेनी को जिले के बीच बनी दो में लेगिन केलको स्तर पर थी और इसमें सामान्य से बहुत मुश्किल वोकेबुलरी चाहिए थी।
यह केवल समर्पित छात्रों के लिए एक चुनौती थी। विजेताओं के लिए सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार भी थे। स्कूल को मिलने वाले सम्मान की तो बात ही अलग थी। यह सुनकर मार्कस को बहुत दिलचस्पी हुई। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और भाग लेने का ऐलान कर दिया। जस्टिन खुद को एक और ताना मारने से नहीं रोक सका और सवाल उठाया कि जो खुद अपनी क्लास के बच्चों से आगे नहीं निकल सकता, वह जिले से कैसे लड़ेगा। सवाल उठाया कि जो खुद अपनी क्लास के बच्चों से आगे नहीं निकल सकता। उसने कहा कि मार्कस को सीट देना गलत होगा। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि जस्टिन को क्यों बुरा लग रहा है। जस्टिन ने कहा कि वह सिर्फ स्कूल के लिए सबसे अच्छे बच्चे चाहता है। मिस टर्नर ने तय किया कि पहले नाम देखे जाएंगे। अगर 3 से ज्यादा लोग हुए तो वे क्लास में एक छोटा टेस्ट आयोजित करेंगे। क्लास खत्म होने पर मिस टर्नर मार्कस की डेस्क पर आईं। वे खुद उसकी वर्कशीट देखकर उसका असली स्तर समझना चाहती थीं ताकि उसकी मदद कर सकें। ये एक अच्छा कदम था, भले ही शायद इसकी जरूरत नहीं थी। मार्कस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ वर्कशीट उन्हें सौंप दी और कहा कि वह बोलने में काफी अच्छा है, इसीलिए उसे इस प्रतियोगिता के लिए जरूर चुना जाए। मिस टर्नर हल्के से मुस्कुराईं, पर जैसे ही उसने उसकी शीट देखी, वो हैरान रह गई। एक बहुविकल्पीय सवाल को छोड़कर पूरी वर्कशीट बिल्कुल सही थी। उसने उलझन में उससे पूछा कि जब सिर्फ एक ही गलत हुआ तो उसने ऐसा क्यों कहा कि उसका टेस्ट खराब गया। क्लास में सन्नाटा छा गया और सब हैरान होकर मार्कस को देखने लगे। मार्कस ने पूरी ईमानदारी से आह भरते हुए समझाया कि उसके लिए एक भी सवाल गलत होना एक नाकामी थी। पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सोफी भी प्रभावित थी और समझ गई कि वो सचमुच होशियार है। जस्टिन ने अपनी गंदी पेपर शीट को गुस्से से देखा और मार्कस को लेकर बुदबुदाने लगा कि वो बस दिखावा कर रहा है। मिस टर्नर मार्कस के इस ड्रामे पर हंसे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने उसकी तारीफ की और हौसला बढ़ाया। जब उन्होंने वर्कशीट देखी तो उन्हें सुकून मिला। प्रशासन ने मार्कस को एक बेहतरीन छात्र बताया था। उन्हें डर था कि उसकी इंग्लिश कमजोर हो सकती है, लेकिन अब साफ था कि वह लाजवाब था। उसकी इंग्लिश कमाल की थी। पर जैसे ही उसने अपना पेपर समेटा, उसने पीछे बैठी एक लड़की को एक वेब नोवेल के बारे में शिकायत करते सुना। ये वही नोवेल था जिसकी सिफारिश सोफी ने दूसरे स्कूल के फोरम पर की थी। सोफी के पास भीड़ जमा हो गई इस बात पर चर्चा करने के लिए, और माया भी नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन निकालने से खुद को नहीं रोक सकी। उत्सुक मार्कस के पूछने पर माया ने शर्माते हुए धीरे से सिर हिला दिया। तभी एक जो उनके आगे बैठा था, जस्टिन का दोस्त लियो, उसने ये सुनकर नए छात्र की तरफ देखा। उसने पूछा कि शहर के बड़े स्कूल से होने के नाते क्या वो उस रहस्यमयी लेखक को जानता है। मार्कस सचमुच हैरान था कि हर कोई इसे पढ़ रहा था। माया ने फुसफुसाकर बताया कि टीचर मिस्टर मिलर ने ही कुछ दिन पहले लेक्चर के दौरान इसे क्लास से रूबरू कराया था। लियो ने समझाया कि टीचर ने सिटी स्कूल फोरम पर एक दिलचस्प कहानी की बात की थी और इसे देखने के बाद पूरी क्लास को इसकी लत लग गई। ऐसा लगा मार्कस के पुराने स्कूल में छुपे रुस्तम भरे थे। अचानक बड़े पाठकों का बढ़ना टीचर की सिफारिश की वजह से था। मार्कस मन ही मन मुस्कुराया कि अगली क्लास में मिस्टर मिलर की राय लेगा। अगर ये वाकई इतनी अच्छी है तो वो इसे प्रोफेशनल तौर पर साइन करवा सकता है। अचानक सोफी ने जोर से पूछा कि क्या मार्कस लेखक को व्यक्तिगत रूप से जानता है। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं, ये सोचकर कि टॉप 10 छात्र को तो पता ही होगा। मार्कस बस मुस्कुराया और बोला कि हाँ, वो उसे जानता है। पूरी क्लास चहक उठी कि कहानी इतनी बेहतरीन है कि इस पर टीवी शो बन सकता है। मार्कस सहज रहा, इसे कोई बड़ी बात नहीं बताया और वादा किया कि वो लेखक से पूछेगा कि अपडेट कब आएंगे। इस उत्साही भीड़ के सामने उसने पहली बार लेखक होने का असली सुख महसूस किया। उसने अपनी शांत अमीर बेंचमेट माया की तरफ देखा, जो उसे एक उत्सुक बच्चे की तरह देख रही थी, और उनके मनचाहे जवाब लाने का वादा किया। अच्छी खबर सुनकर राहत की सांस लेते हुए भीड़ आखिरकार छंट गई। तभी घंटी बजी। अगला पीरियड चाइनीज का था और टीचर मिस्टर मिलर क्लास में आए। आते ही पूछा कि नया छात्र कहाँ है। मार्कस के हाथ उठाने पर मिस्टर मिलर ने सिर हिलाया और कहा कि उन्हें टॉप रैंकिंग से उसका नाम याद है, हालांकि चीनी भाषा उसका सबसे कमजोर विषय था। मार्कस ने माना कि क्लासिकल गद्य और समझने में उसे दिक्कत होती थी। पिछले जीवन में बाकी सब सही होने पर भी उसका चाइनीज स्कोर सिर्फ एक 114 था। जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ, मार्कस ने माया के पास झुककर फुसफुसाया कि उसकी लिखावट उसकी तरह ही बेहद खूबसूरत और सलीकेदार है। उसने कहा कि वो बिना चश्मे के और अच्छी लगेगी। लड़कों के फ्लर्ट करने का माया को कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वो बस अपने होंठ दबाकर सिर झुकाए बैठी रही, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसे पढ़ाई में मग्न देखकर मार्कस ने उसे और परेशान नहीं किया। उसने अपना फोन निकाला और अपना अगला चैप्टर लिखने लगा। जब आखिरकार घंटी बजी तो मिस्टर मिलर ने आकर मार्कस के हाथ में फोन देखा। यह जानकर कि मार्कस पूरे पीरियड फोन चला रहा था, टीचर के चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास के छात्र सांस रोककर देखने लगे, ये जानकर कि आखिरकार ये स्टार ट्रांसफर छात्र रंगे हाथों पकड़ा गया है। मार्कस ने बस सिर हिलाया और मान लिया कि उसे चाइनीज क्लास कुछ खास पसंद नहीं है। मिस्टर मिलर ने गुस्से में उसे बाहर आने को कहा, जिससे क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। बाहर कॉरिडोर में उन्होंने पूछा कि चीनी भाषा कमजोर होने के बावजूद वो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है। मार्कस मुस्कुराया और उसने माना कि यह उसकी कमजोरी नहीं है, बस उसे क्लास के दौरान अपनी चीजें लिखने की इजाजत चाहिए। हैरान होकर मिस्टर मिलर ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मार्कस ने उन्हें अपना फोन थमाया।
जैसे ही टीचर ने स्क्रीन देखी वो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत वो टेक्स्ट पहचान लिया जो उनकी पसंदीदा कहानी का अगला हिस्सा था। मिस्टर मिलर दंग थे कि जो अकाउंट लॉगिन था वो सचमुच उसी लेखक का था। उन्होंने गहरी सांस ली, ये सोचकर कि जिस छात्र को वो डांटने वाले थे वो वही लेखक था जिसे वो पसंद करते थे। उनका गुस्सा तुरंत सच्ची तारीफ में बदल गया। आखिरकार वो खुद इस कहानी के मुरीद थे, वरना वो इसे क्लास में शेयर नहीं करते। मिस्टर मिलर मुस्कुराए और बोले कि लेखन बहुत अच्छा है, पर मार्कस को क्लास तो करनी ही होगी। कॉलेज एंट्रेंस परीक्षाएं नजरअंदाज करने के लिए बहुत अहम थीं, लेकिन मार्कस ने फौरन समझाया कि उसकी चाइनीज असल में काफी मजबूत है। उसने 140 से ज्यादा नंबर लाने का वादा किया और भरोसा रखने को कहा। मिस्टर मिलर ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और फैसला किया कि जब तक मार्कस आने वाली 4 स्कूलों की संयुक्त परीक्षा में पहला स्थान हासिल नहीं कर लेता वह इसकी अनुमति नहीं देंगे, वो भी विशेष रूप से चाइनीज में, न कि पूरे टोटल में, जो एक बड़ी चुनौती थी। मार्कस ने बिना झिझके इस डील पर हामी भर दी। स्कूल में पहला स्थान लाने पर उसे क्लास में लिखने की छूट मिलेगी। मिलर ने पूछा कि क्या वो सचमुच आश्वस्त है, और मार्कस अपनी जीत को लेकर मुस्कुरा दिया। इस संयुक्त परीक्षा में शहर के 4 बड़े हाई स्कूल शामिल थे जो अपनी रैंकिंग परखने के लिए एक समान पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें फर्स्ट हाई स्कूल और सिटी हाई स्कूल सबसे अव्वल थे, जबकि मार्कस का स्कूल रैंकिंग में नीचे था। हालांकि ये अंक अंतिम परिणाम नहीं थे, लेकिन ये छात्रों की काबिलियत का मुख्य पैमाना थे। इतिहास गवाह है कि संयुक्त परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के मुख्य दावेदार बनते थे। बात खत्म होने से पहले मिस्टर मिलर ने उत्सुकता से सुझाव दिया कि मार्कस को न्यू कॉन्सेप्ट राइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। मार्कस की आंखें चमक उठीं क्योंकि वो इस मशहूर साहित्यिक पत्रिका द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता को अच्छी तरह जानता था। मिस्टर मिलर ने सिर हिलाया और बताया कि बड़े स्कूल के कई छात्रों ने तो स्पेशल कोचिंग भी शुरू कर दी है। उनके स्कूल ने पहले कठिनाई को देखते हुए इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया था क्योंकि जीतने की उम्मीद कम थी, लेकिन टीचर को लगा कि मार्कस के पास मौका है। मार्कस ने पूछा कि क्या उसकी जीत से स्कूल का नाम होगा। मिस्टर मिलर लड़के की समझदारी देखकर हैरान थे और उन्होंने हाँ में सिर हिलाया कि इससे उनके स्कूल की पहचान बनेगी। बात पक्की होने के बाद मार्कस ने फॉर्म भर दिया, जिससे मिस्टर मिलर मुस्कुरा उठे। जैसे ही मार्कस जाने के लिए मुड़ा, टीचर खुद को पूछने से नहीं रोक पाए कि कहानी का अगला चैप्टर आखिरकार कब पोस्ट किया जाएगा। मार्कस ने अगले दिन अपडेट करने का वादा किया और अपनी सीट पर लौट आया, जहां उत्सुक सहपाठियों ने उसे घेर लिया। जैसे ही उन्होंने पूछना शुरू किया, मिस्टर मिलर ने कमरे में आकर शुक्रवार की परीक्षा का नया नियम बताया। गड़बड़ी से बचने के लिए छात्रों को अपने साथियों के साथ रखने के बजाय अलग अलग कमरों में बैठाया जाएगा। उन्होंने सीधे मार्कस की ओर देखकर पूछा कि क्या कोई समस्या है, जिससे पूरी क्लास सोचने लगी कि इस बातचीत का क्या मतलब था। मार्कस बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और जैसे ही टीचर गए, सोफी ने उससे सफाई मांगी। मार्कस ने इसे टालते हुए कहा कि उसने टीचर को अपनी चिंता न करने को कहा है, बशर्ते वो स्कूल में पहला स्थान लाए। पहला स्थान हासिल करने की बात सुनकर सोफी हैरान रह गई और माया भी चुपचाप सन्न रह गई। ये एक बहुत बड़ा दावा था, खासकर ये देखते हुए कि मार्कस कुछ देर पहले ही चाइनीज में मदद मांग रहा था। मार्कस हंसा और उसने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि हमेशा असफल होने की आशंका रहती है। फिर उसे अचानक भूख लगी और पूछा कि वे लोग कैंटीन क्यों नहीं गए। सोफी बोली कि वो उसी की राह देख रहे थे क्योंकि उसके पास कोई मील कार्ड नहीं था। उसने माया को छेड़ा, जिससे उसके कान शर्म से लाल हो गए और उसने चुपचाप डेस्क से अपना लंच बॉक्स निकाला। दोपहर का समय प्रैक्टिस पेपर के अंतहीन सिलसिले के साथ बीतता गया, जो काफी थका देने वाला लेकिन सामान्य दिन था। अचानक उसके फोन पर दोस्त जैकब का मैसेज चमका, जो हैरान था कि मार्कस ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया है। ऐसा लग रहा था कि मार्कस की फोटो पहले ही कैंपस फोरम पर पोस्ट की जा चुकी थी, जिससे उसके ट्रांसफर को लेकर अफवाहें उड़ने लगी थीं। जैकब ने बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सारा के सहपाठी भी उसी बिल्डिंग में थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मार्कस द्वारा पोस्ट की गई कहानी सिर्फ 4 चैप्टर बाहर आने के बाद ही इंटरनेट पर तहलका मचा रही थी। उसके ट्रांसफर की अफवाहों के बीच जैकब ने बताया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सारा के क्लासमेट्स उसी बिल्डिंग में थे, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि मार्कस की पोस्ट की हुई कहानी सिर्फ 4 चैप्टर्स में ही इंटरनेट पर तहलका मचा रही थी। क्लास में पहले ही इसकी चर्चा थी और सब अपडेट्स न मिलने की शिकायत कर रहे थे। लोग लेखक की पहचान नहीं जानते थे, पर जैकब को शक था कि सारा को पता है। उधर प्रिंसिपल से भी पूछताछ हो रही थी। एक बाहरी अधिकारी द्वारा कहानी की खूब तारीफ करने के बाद सब लेखक के बारे में सोचने लगे। स्कूल इसे लाइब्रेरी में हमेशा के लिए रखना चाहता था और जैकब सोच रहा था कि क्या मार्कस को सामने आना चाहिए। लेकिन कोई भी फैसला होने से पहले ही सारा खुद टीचर के ऑफिस पहुंच गई। सारा ने अपने क्लास टीचर मिस्टर मिलर को साफ बता दिया कि वो जानती है कि असली लेखक कौन है। मिस्टर मिलर मुस्कुराए कि वह बिल्कुल सही वक्त पर आई है। उन्हें पहले से शक था कि स्कूल फोरम की यह कहानी उनके ही किसी स्टूडेंट ने लिखी है, खासकर जब से उस अधिकारी ने इसकी इतनी तारीफ की थी।
प्रिंसिपल इस मौके का फायदा उठाकर एक लिटरेरी क्लब शुरू करना चाहते थे ताकि बच्चे अपने लिखने का तरीका शेयर कर सकें। मिस्टर मिलर ने पूछा कि क्या लेखक सच में उनकी क्लास में है, और सारा ने हिचकिचाते हुए धीरे से सिर हिला दिया। मिस्टर मिलर ने खुश होकर नाम पूछा, पर सारा खामोश रही क्योंकि मार्कस स्कूल छोड़ चुका था। तभी वाइस प्रिंसिपल मिस्टर हैरिस ने फोन करके लेखक की पहचान के बारे में पूछा और मिस्टर मिलर ने पूरे भरोसे से दावा किया कि लेखक उनका ही स्टूडेंट है। फोन रखने के बाद उन्हें ध्यान आया कि सारा ने नाम तो बताया ही नहीं, और वे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। सारा असहज होकर हकलाने लगी और धीरे से पूछा कि क्या वे इस बात को यहीं छोड़ सकते हैं। मिस्टर मिलर हौंस पड़े और बोले कि वे ऐसा क्यों करेंगे जब तक कि वह खुद इसे लिखने वाली ना हो, जिससे सारा घबराकर नाम में हाथ हिलाने लगी। जब उसने आखिरकार मार्कस का नाम लिया तो मिस्टर मिलर दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि फोरम वाली कहानी मार्कस की है, लेकिन सारा ने नजरें झुकाए रखी और बताया कि वो पोस्टिंग अकाउंट उसी का था। मिस्टर मिलर का सिर घूम गया। मार्कस के नंबर हमेशा औसत आते थे और उसके निबंध भी साधारण थे, इसलिए यह बात उनके गले नहीं उतर रही थी। सारा ने खुद को दोषी मानते हुए कहा कि वह नहीं जानती कि उसने यह कैसे किया, पर उसने पुराने चैट रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि की थी। मिस्टर मिलर ने अपना सिर पकड़ लिया और झल्लाकर पूछा कि उसने वाइस प्रिंसिपल से बात करने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि वो मार्कस था, खासकर जब वह लड़का अब स्कूल छोड़ चुका है और वे पहले ही वादा कर चुके हैं। अब अधिकारी लेखक से मिलने की मांग करेंगे तो क्या होगा। सारा ने उदास होकर माफी मांगी और कहा कि मार्कस के स्कूल छोड़ने की वजह से वह बोलने से डर रही थी। मिस्टर मिलर का गुस्सा सातवें आसमान पर था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वे पहले ही टीचर्स के ग्रुप में डिंगे हाँक चुके थे कि वह छात्र उनकी क्लास का है। ये बेहद शर्मनाक था कि वे उसी छात्र का सम्मान करना चाहते थे जिससे स्कूल छोड़ने से पहले उनका झगड़ा हुआ था। मिस्टर मिलर ने तय किया कि चूंकि मार्कस अब अपडेट नहीं कर रहा है, इसीलिए वे अनजान बनने का नाटक करेंगे। उन्होंने सारा को चुप रहने को कहा और भरोसा दिया कि वे स्कूल मैनेजमेंट के सामने कोई बहाना बना देंगे। सारा कुछ बोलना चाहती थी पर चुप रही। खुद को संभालने के बाद मिस्टर मिलर ने वाइस प्रिंसिपल हैरिस को दोबारा फोन किया और दावा किया कि छात्र से बात करने के बाद कोई गलतफहमी सामने आई है। उन्होंने झूठ बोल दिया कि छात्र ने वास्तव में कहानी चोरी की थी और आगे कोई कंटेंट नहीं था, इसीलिए वे सामने आने में शर्मा रहे थे। फोन रखने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली, पर उन्हें सुरक्षित रहने के लिए क्लास की अफवाहें रोकनी होंगी। वे तुरंत क्लास की तरफ भागे जहां इंग्लिश टीचर क्लास शुरू करने वाली थी। एक नकली मुस्कान के साथ उन्होंने बच्चों से कहा कि फोरम की कहानी भूल जाएं और इसकी जगह आने वाले 4 स्कूलों के जॉइंट एग्जाम पर ध्यान दें। उन्होंने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने को कहा ताकि इस पूरे विवाद को रफा दफा किया जा सके। पर जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, एक छात्र चिल्ला पड़ा कि कहानी अभी 5 मिनट पहले ही अपडेट हुई है। मिस्टर मिलर को मानो बिजली का झटका लगा। इस खबर से वे सन्न रह गए और पूरी क्लास में हंगामा मच गया क्योंकि बच्चे खुद फोरम चेक करने के लिए अपने फोन निकालने लगे थे। सचमुच जो कहानी दिनों से शांत पड़ी थी उसका एक नया चैप्टर आ गया था। मिस्टर मिलर वहां सन्न खड़े रह गए और उनके अंदर घबराहट का बवंडर उठ खड़ा हुआ। वे गुस्से में क्लास पर चिल्लाए कि पढ़ाई के वक्त उनके फोन क्यों बाहर हैं। उन्होंने क्लास के बाद सबके फोन जमा करने का हुक्म दे दिया, जिससे बच्चे सहम गए और उनके अचानक भड़कने से हैरान रह गए। मिस्टर मिलर के जाते ही बच्चे डर के मारे फुसफुसाने लगे कि टीचर इतने गुस्से में क्यों थे, लेकिन सोफी को शायद सच का अंदाजा हो गया था। उसने सारा के परेशान चेहरे को देखा और तुरंत मार्कस को एक सीक्रेट मैसेज भेज दिया। उसने उसे अभी अभी हुई हर बात की जानकारी दी। उधर अपने ऑफिस में मिस्टर मिलर निराशा में सिर पकड़कर बैठे थे और सोच रहे थे कि जिस कहानी को उन्होंने चोरी का बताया था वो अचानक फिर कैसे शुरू हो गई। अगर वे सच मानते तो उनका झूठ पकड़ा जाता, और अगर स्कूल के बड़े अधिकारी उस लड़के से मिलने की जिद करते तो वे बुरी तरह फंस जाते। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। मिस्टर मिलर ने फोन उठाकर डीन मिस्टर लुइस को मिलाया और दावा किया कि असल में वे खुद ही इस कहानी को लिख रहे थे। लेकिन मिस्टर लुइस ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि चोरी वाले पुराने झूठ के बाद इस नए अपडेट को समझाना नामुमकिन है। उन्होंने मिलर को अपने हाल पर छोड़ दिया। अपने दांत पीसते हुए मिस्टर मिलर ने धमकी दी कि वे पोल खोल देंगे कि डीन के अपने बेटे ने मार्कस को तंग करके स्कूल से भगाया था। ये सुनते ही दूसरी तरफ सन्नाटा पसर गया और डीन का लहजा ठंडा हो गया। उन्होंने आखिरकार पूछा कि वे क्या चाहते हैं। मिस्टर मिलर ने सलाह दी कि पढ़ाई का नुकसान होने का बहाना बनाकर फोरम मॉडरेटर से मार्कस का अकाउंट डिलीट करवा दिया जाए। इस बीच दूसरे हाई स्कूल में छात्र पहले से ही उत्साहित थे क्योंकि कहानी वापस आ चुकी थी। नया अपडेट वायरल होते ही हर जगह फोन बाहर आ गए और जेक नाम का लड़का मार्कस के पास दौड़ता हुआ आया और पूछने लगा कि क्या लेखक से नया चैप्टर डालने का कोई फिक्स टाइम तय है और जेक नाम का लड़का लड़काली की आतिश पर एक की करवाया जा सकता है। तभी सोफी चौंक उठी क्योंकि वह पोस्ट अचानक गायब हो गया था। मार्कस ने कुछ गड़बड़ भांपते हुए माथा सिकोड़ा और अपना अकाउंट चेक किया तो देखा कि उसका पूरा थ्रेड ही गायब हो चुका है। साफ था कि मिस्टर मिलर ने कहानी दबाने की अपनी धमकी सच कर दिखाई थी। वैसे भी टीचर ने इस पर बात करने से मना किया था।
और आगे कोई चर्चा न करने की हिदायत दी थी। उधर क्लास में मैथ्स टीचर ने गला साफ करते हुए आने वाले जॉइंट एग्जाम का ऐलान किया और बताया कि परीक्षा के लिए कमरे बदले जाएंगे। फिर वे प्रैक्टिस पेपर बांटने लगे। ये पेपर पिछले सालों के थे। टीचर ने बताया कि उन्होंने खुद ये सवाल चुने हैं और क्लास मॉनिटर को इन्हें बांटने को कहा। लेकिन तभी लिटरेचर के टीचर मिस्टर रीड वहां आ गए और उन्होंने दरवाजे पर आकर मार्कस को बाहर बुलाया। पूरी क्लास उत्सुकता से देखने लगी जब मार्कस उनके साथ बाहर गया, जहां मिस्टर रीड ने उससे पूछा कि कहानी अचानक डिलीट क्यों कर दी गई। मार्कस ने लापरवाही से कंधे उचका दिए और बोला कि उसे किसी ने कोई खबर नहीं दी। मिस्टर रीड ने बताया कि शिक्षा विभाग के अफसर इस कहानी की तारीफ कर रहे थे, इसलिए इसका डिलीट होना अजीब था। मार्कस समझ गया कि पुराना स्कूल छोड़ने की वजह से वे उसकी कामयाबी को दबाना चाहते हैं। मिस्टर रीड ने सलाह दी कि वह दूसरे स्कूल के फोरम पर लिखना शुरू कर दे, जहां वह अपने पुराने टीचर से सुरक्षित रहेगा। उन्होंने इशारा किया कि अगर मार्कस आने वाले राइटिंग कंपटीशन में जीत गया तो इस कहानी की किताब भी छप सकती है। क्लास में वापस आने के बाद मैथ्स टीचर ने 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। जैसे ही मार्कस बाहर जाने के लिए उठा, सारा मुस्कुराती हुई उसके पास आई और दावा किया कि वह एक राज जानती है। उसने फुसफुसाकर कहा कि वह जानती है कि असली लेखक वही है। सारा बस मुस्कुरा दी। मार्कस ने भी फुसफुसाते हुए कहा कि वह नए स्कूल के फोरम पर कहानी दोबारा शुरू करने वाला है, जिसे सुनकर वह खुशी से ताली बजाने लगी। अचानक मार्कस का ध्यान गया कि उसकी नोटबुक और पेन गायब थे, जो उसने लूना से लिए थे। उसने लूना से पूछा कि क्या उसने अपनी चीजें वापस ले ली हैं, पर लूना चुप रही और उसका हाथ हटा दिया। मार्कस मुस्कुराया और अपनी अमीर डेस्क पार्टनर से पूछा कि क्या वह सारा से बात करने की वजह से चिढ़ रही है। लूना ने मुंह फुलाते हुए कहा कि अगर सारा इतनी ही अच्छी दोस्त है तो उसी के पास जाओ। वह गुस्से में बेहद प्यारी लग रही थी। उसे मनाने के लिए मार्कस ने फोन खोला और अपना फोरम अकाउंट दिखाया। लूना की आंखें फटी की फटी रह गईं और इससे पहले कि वह चिल्लाती, मार्कस ने राज्य छिपाने के लिए अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। फिर उसने सब समझाया कि सारा को कैसे पता चला और उसके पुराने स्कूल में हुए झगड़े की असली वजह क्या थी। बुधवार को पीई क्लास के दौरान जब टीचर ने सबको 15 मीटर दौड़ने को कहा, तब मार्कस ने लूना को अजीब तरह भागते देखा। उसने जाना कि उसका ये शांत स्वभाव शायद अतीत में लोगों द्वारा चिढ़ाए जाने की वजह से था। उस पल उसे लगा जैसे उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो, एक प्यारी अमीर लड़की जिसे कोई समझ ही नहीं पाया था। उसने उसी पल फैसला किया कि अब से वही उसका ख्याल रखेगा। वो ट्रैक पर उसके साथ दौड़ने लगा। लूना हमेशा की तरह झिझकते हुए नजरें झुकाए रही, पर मार्कस ने बस इतना पूछा कि उसे पीने को क्या चाहिए। उसने कहा कि उसे उन हंसने वालों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। लूना ने हिचकिचाते हुए सिर उठाया। उसका डर साफ दिख रहा था और उसने दबी आवाज में पूछा कि क्या वह भी हंसेगा। जब बाकी क्लास की दौड़ खत्म हुई तो मार्कस, लूना और सारा सुस्ताने रुके। उसने लड़कियों से बैडमिंटन खेलने को पूछा, पर दोनों ने सिर हिला दिया। वे बस वहीं बैठकर थोड़ा आराम करना चाहती थीं। लेकिन उनके आराम करते समय बाकी छात्र हैरान रह गए कि मार्कस ने आगे क्या किया। यह साफ था कि लूना और सारा को क्लास वालों ने बिना वजह निशाना बनाया था, वरना वे किसी भी तरह से कमतर नहीं थीं। उनमें बस उस चमक और चुलबुलेपन की कमी थी जिसे लोग पसंद करते हैं। मार्कस ने स्कूल फोरम पर अपनी कहानी रिपोस्ट कर दी और नया चैप्टर भी जोड़ा, पर जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा लूना और सारा उदास चेहरे के साथ जा रही थी। लूना रोते हुए आंसू पोंछ रही थी। वह तुरंत उनके पीछे भागा ताकि सच जान सके, लेकिन गुस्से से लाल लूना ने उसे बस एक गहरी बेरुखी से देखा और फिर स्कूल की तरफ भाग गई। सारा ने असमंजस में अपने होंठ दबाए और उसके पीछे भागी, पर जाते जाते उसने मार्कस पर चिल्लाकर कहा कि यह सब उसकी गलती है। हैरान मार्कस उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसने सारा का हाथ पकड़कर पूछा कि लूना क्यों रो रही है। सारा ने आह भरी और पास खेलती लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उन्होंने उसे पानी खरीदते देखा था। सारा ने कहा था कि पानी लूना के लिए है, जिससे बाकी लड़कियों ने तुरंत ताने कसने शुरू कर दिए। वे मजाक उड़ाने लगीं कि मार्कस लूना जैसी लड़की को पसंद करता है। उन्होंने उसकी पसंद को घटिया बताया और दोनों की तुलना गोबर में खिले फूल से कर दी। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने पूछा कि उसे गोबर किसने कहा। सारा ने फुसफुसाकर बताया कि उन्होंने उसे फूल कहा था। मार्कस चिढ़कर हंस पड़ा और पूछा कि यह बकवास किसने की। सारा ने सोफी का नाम लिया। सोफी और क्लोई मिलकर मार्कस की पसंद का मजाक उड़ा रही थी। मार्कस ने सारा को ऊपर क्लास में जाने को कहा और खुद माफी मांगने के लिए उनके ग्रुप की तरफ चल पड़ा। वह सीधे लड़कियों के उस ग्रुप की तरफ गया। क्लोई और बाकी समझ गईं कि वह क्यों आया है। क्लोई ने झेंपते हुए मुस्कुराकर माना कि शायद गलती से उनकी वजह से लूना रो पड़ी थी। मार्कस ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा कि उन्हें माफी मांगनी होगी, यह जानते हुए कि वे सामने नहीं बोलेंगी। उसने क्लोई और सोफी को माफीनामा लिखने को कहा। क्लोई हैरान रह गई और बहस करने लगी, लेकिन मार्कस पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह उस पर इस कदर गुस्सा हुआ कि क्लोई एकदम सन्न रह गई, यहाँ तक कि पास खेल रही लड़कियां भी थम गईं। वे उसका यह रूप देखकर दंग थीं। क्लोई की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगी। लड़की को रोता देख लड़कों में खलबली मच गई और रेयान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने पूछा कि क्या मार्कस उसे डरा रहा है। क्लोई ने मना किया और रेयान को बीच में न आने को कहकर मार्कस को घूरते हुए वहां से चली गई। रेयान ने उंगली दिखाकर मार्कस को चेतावनी दी।
कि वह छुट्टी के बाद सीधे घर न जाए। दोपहर तक क्लास में फुसफुसाहट बढ़ गई थी। आखिरी पीरियड में सारा ने लूना को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि मार्कस ने क्लोई को रुलाया है और रेयान छुट्टी के बाद उसे पीटने वाला है। यह पढ़कर लूना घबरा गई। उसने फौरन वो नोट मार्कस को दिखाया। उसकी आंखों में साफ चिंता दिख रही थी। उसने डरते हुए उससे बात की। उसने टीचर को बताने की सलाह दी पर मार्कस नहीं माना। वह जानता था कि टीचर के आते ही लूना इस झमेले में फंस जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे अंदाजा था कि ऑफिस जाने पर क्या तमाशा होगा। भले ही मामला शांत हो जाए पर अफवाहें नहीं रुकेंगी। वह जानता था कि ये बातें किसी की जिंदगी खराब कर सकती हैं क्योंकि वह पहले भी भुगत चुका था। वह लूना जैसी संवेदनशील लड़की को इस तरह के तनाव में नहीं धकेलना चाहता था। लूना ने डर और उदासी से उसे देखा, फिर कलम उठाकर कागज पर कुछ लिखा और वह चिट उसे वापस सौंप दी। उसने खुद जाकर क्लोई से माफी मांगने का फैसला किया ताकि रयान और उसके दोस्त शांत हो जाएं। मार्कस ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसे एक और नोट वापस लिख कर दिया। उसने मजाक में अपनी अमीर पार्टनर से पैसे उधार मांगे ताकि वो अपनी मदद के लिए लड़के बुला सके। ठीक 2 मिनट बाद उसे मिला ट्रांसफर देखकर उसके होश उड़ गए। वह रकम बहुत बड़ी थी, पूरे 2,86,000 युआन। मार्कस सन्न रह गया। उसे नहीं पता था कि उसकी पार्टनर इतनी अमीर है। उसने पूछा कि क्या यह काफी है तो लूना ने कहा कि क्या वो और पैसे मंगाएं अपनी माँ से। मार्कस हैरान होकर हंस पड़ा। यह उसकी कल्पना से परे था। उसने तुरंत फोन निकाला और माइक को मैसेज किया। उसने माइक को बताया कि छुट्टी के बाद कुछ लड़के उसे घेरने वाले हैं। उसने उसे गेट पर लड़के लाने को कहा। खुद को इतना रफटफ दिखाने के लिए मार्कस ने तुरंत 30,000 युआन एडवांस भेज दिए। माइक दंग था कि क्या वो पूरी फौज खड़ी कर रहा है। इंतजाम पूरा कर मार्कस ने रेयान की ओर देखा जो पहले से ही उसे घूर रहा था। जब आखिरी घंटी बजी तो पूरी क्लास का ध्यान कमरे के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। यहाँ तक कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव सोफी भी खुद को रोक नहीं पाई और परेशान चेहरे के साथ उसके पास आई। उसने उसे एक तरफ खींचकर फुसफुसाया कि वो अंदर ही रहे क्योंकि रेयान के गुंडे बाहर गेट पर उसका इंतजार कर रहे थे। सोफी ने चिंता में सिर हिलाया और माफी मांगते हुए कहा कि उसने क्लोई को समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो लड़की हंगामा खड़ा करने पर अड़ी थी। उसने सलाह दी कि मार्कस बस माफी मांग ले। उसने चेताया कि पहले भी छोटी बातों पर लोग बुरी तरह पिट चुके हैं। मार्कस बस हंसा और पूछा कि क्या वो वाकई उसके लिए परेशान है और उससे कहा कि वो शाम की क्लास में लूना से माफी मांगने पर ध्यान दे। फिर वो गजब के आत्मविश्वास के साथ क्लास से बाहर निकल गया। जब सोफी ने देखा कि वो उसे नहीं रोक सकती तो वो लूना से मिन्नतें करने लगी कि वो बीच बचाव करे। उसने गिड़गिड़ाते हुए लूना से कहा कि वो मार्कस को बाहर जाने से मना करे वरना वो पिट जाएगा। सोफी बेंच के पास झुककर कांपती आवाज में मदद मांगने लगी लेकिन लूना ने बस ना में सिर हिला दिया। लूना ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा कि उसे मार्कस पर भरोसा है। सोफी रोने ही वाली थी। उसने कहा कि भीड़ के आगे भरोसा काम नहीं आता। उसने माना कि जलन में आकर उसने गॉसिप की थी लेकिन वो सच में नहीं चाहती थी कि मार्कस को चोट लगे। उसने लूना से मिन्नत की कि वो मार्कस को समझाए क्योंकि दोनों बहुत करीब थे। लूना पल भर के लिए हिचकिचाई, फिर उसने अपना सिर हिलाया और धीमे से कहा कि मार्कस ने अपनी खुद की तैयारी कर रखी थी। सोफी घबराई और गुस्से में टहलने लगी कि अब क्या किया जाए। उसने अपने दांत भींचे और शिकायत करने के लिए टीचर्स ऑफिस की तरफ भागने की तैयारी करने लगी लेकिन तभी लूना ने हिम्मत जुटाई और उसे रोक लिया। उसने जोर देकर कहा कि इस वक्त वे टीचर्स के पास नहीं जा सकते। हमेशा सहमी रहने वाली लूना आज गजब की गंभीर दिख रही थी। वैसे तो उसे ऐसे मुश्किल हालात संभालना नहीं आता था लेकिन वो दिल से मार्कस पर विश्वास करना चाहती थी। उसे पता था कि अगर टीचर्स बीच में आए तो मार्कस की उसे बचाने की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सोफी बौखला गई और पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है और क्या वो मार्कस को स्कूल से निकलवाना चाहती है। लूना ने गहरी सांस ली और शांति से दोहराया कि उन्हें मार्कस पर भरोसा रखना होगा और टीचर्स को दूर रखना होगा। सोफी फटी आंखों से उसे देखती रह गई मानो वो कोई सपना देख रही हो। इस बीच स्कूल के गेट के पास कुछ क्लासमेट्स पहले ही जमा हो चुके थे और होने वाली भिड़ंत पर कानाफूसी कर रहे थे। रेयान के साथ घूमने वाले एक लड़के ने मार्कस से पूछा कि क्या वो सच में बाहर जा रहा है। मार्कस बस मुस्कुराया और पूछा कि रेयान कहाँ है। पता चला कि वो होमवर्क पूछने टीचर्स ऑफिस गया था जो मार्कस को काफी फनी लगा। खुद को पाक साफ साबित करने का ये शातिर तरीका था। लियो नाम के एक लड़के ने हंसते हुए रेयान के इस तेज दिमाग की तारीफ की। लियो ने सलाह दी कि मार्कस को बात खत्म करने के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और उसने बीच बचाव करने की पेशकश भी की लेकिन मार्कस जेब में हाथ डाले चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। वो बाहर की तरफ बढ़ता रहा जहाँ किनारे पर कई स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। वहाँ 7-8 गुंडे टाइप के लड़के खड़े सिगरेट पी रहे थे। लियो ने मार्कस के कंधे पर हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए उसे गुड लक विश करके वहाँ से खिसक लिया। जैसे ही लियो गया सिगरेट पी रहे लड़कों का पूरा ग्रुप मार्कस को घूरने लगा। वो आपस में हंसे और पीले बालों वाले एक लड़के ने आगे बढ़कर मार्कस को आवाज दी और उसे अपने पास बुलाया।
ये देखकर बाकी जाने वाले स्टूडेंट्स डर के मारे इधर उधर भाग गए। पीले बालों वाले लड़के ने हवा में धुआं उड़ाया और मार्कस के कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि क्या वही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। मार्कस ने अपनी भौहें चढ़ाई, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया कि ये सिर्फ लोकल आवारा लड़के हैं। डराने की तमाम कोशिशों के बावजूद वे उससे ज्यादा बड़े नहीं थे। अपने खट्टारा स्कूटरों पर बैठकर दादागिरी झाड़ने की उनकी कोशिशों को देख गुंडों के इस झुंड को देखकर मार्कस की हंसी छूट गई। उसने पूछा कि क्या इन्हें रायन ने बुलाया है। उस पीले बालों वाले लड़के ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा कि ईमानदारी से कहें तो उन्हें कोने में चलकर थोड़ी बात करनी होगी। कोई भी आम हाई स्कूल का छात्र उन टैटू, सिगरेट के धुएं और लोहे के पाइप पकड़े दो गुंडों को देखकर बुरी तरह डर जाता। यह माहौल डराने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी जीकर वापस लौटा हो उसके लिए यह सब बेहद बचकाना था। मार्कस ने चारों तरफ नजर घुमाई और पूछा कि क्या वाकई सिर्फ इतने ही लोग हैं, क्योंकि उसे बड़ी भीड़ की उम्मीद थी। पीले बालों वाले लीडर ने हंसते हुए अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाया कि वो उन्हें कम समझ रहा था। बाकी गुंडे भी मार्कस पर हंसते हुए पूछने लगे कि तुम खुद को क्या समझते हो। लीडर ने ताना मारा, लेकिन तभी माइक के भारी भीड़ के साथ आते ही उसका सारा रौब हवा हो गया। लोग तेजी से उस स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे जहाँ वे गुंडे इकट्ठा थे। इस छोटी सी सेना को देखकर आसपास के छात्र और माता पिता घबरा गए, जबकि स्कूल का सुरक्षा गार्ड डर से कांपते हुए तुरंत अपना फोन बाहर निकालने लगा ताकि स्कूल प्रशासन को फोन कर सके। रायन के बुलाए गुंडों की बोलती बंद हो गई। जब माइक ने उन्हें देखा वह हंस पड़ा कि सिर्फ कुछ हाई स्कूल फेल लड़कों से निपटने के लिए वह इतने सारे आदमियों को लेकर आया था। माइक ने मार्कस को फोटो से पहचानकर मुस्कुराया, जबकि मार्कस ने कहा कि उसे सामने वालों से इतने कम लोगों की उम्मीद नहीं थी, खासकर तब जब रायन खुद टीचर्स ऑफिस में छिपा हुआ था। मार्कस ने माइक से इसे संभालने को कहा क्योंकि इस पंगे में बाहरी लोग थे। माइक तुरंत मान गया और मार्कस को घर जाने को कहा, जबकि उसके आदमियों ने डरे हुए गुंडों को घेर लिया। देखते ही देखते दर्जनों मर्दों ने उन दो कौड़ी के गुंडों को पकड़ लिया और उन्हें सबक सिखाने के लिए घसीटकर एक शांत कोने में ले गए। उधर स्कूल में तुरंत यह अफवाह फैलने लगी कि किसी रहस्यमयी ग्रुप ने एक स्टूडेंट को जबरन अपने साथ उठा लिया है। डीन मिस्टर मिलर तुरंत बाहर भागे, पर उन्हें सिर्फ कोने से गायब होती भीड़ ही दिखी। उन्होंने घबराते हुए सुरक्षा गार्ड से पूछा कि क्या उनके किसी छात्र को चोट आई है, तो गार्ड ने ना में सिर हिला दिया कि वह छात्र सुरक्षित वहां से निकल चुका था। इससे मिस्टर मिलर ने राहत की सांस ली और सभी शिक्षकों को मैसेज भेजा। उन्होंने फैकल्टी के ग्रुप चैट पर बाहर हुए झगड़े के बारे में एक जरूरी अलर्ट भेजकर निर्देश दिया कि हर होमरूम टीचर जांच करे कि कोई छात्र गायब या घायल तो नहीं है। शाम की पढ़ाई का सेशन शुरू होते ही क्लास 4 में उस फोटो को लेकर खलबली मच गई जो किसी ने मार्कस की खींची थी। जब उस पीले बालों वाले गुंडे ने उसका रास्ता रोका था, छात्र यह जानकर दंग रह गए कि कमान मार्कस के ही हाथ में थी, जिसने अपनी मदद के लिए वयस्कों की पूरी फौज बुला ली थी, जिससे रायन का रुतबा तुरंत फीका पड़ गया। सोफी ने गहरी सांस ली और रायन को एक पर्ची दी, जिसे पढ़कर वह इतना भड़क गया कि उसने अपनी किताबें पटक दी। इसके बाद उसे डांट खाने के लिए ऑफिस बुला लिया गया। जब रायन माफीनामा लिखने में फंसा हुआ था, तभी क्लास में किसी ने चिल्लाकर बताया कि उनके पुराने स्कूल का मशहूर वेब नोवेल अभी अभी लोकल फोरम पर पोस्ट किया गया है। क्लास की लड़कियां खुशी से चहकने लगीं और क्लोई ने हैरान होकर लूना की ओर देखा और तब उस लेखक के बारे में फुसफुसाने लगी जिसने हाल ही में ट्रांसफर लिया था। क्लोई ने लूना के बगल वाली खाली सीट को देखा और जब लूना ने हामी में सिर हिलाया तो क्लोई के मुंह से मार्कस का नाम निकल गया, जिससे पूरा कमरा हैरानी से चिल्ला उठा। छात्रों को यकीन नहीं हो रहा था कि टॉपर स्टूडेंट ही वो मशहूर लेखक है। सोफी मुस्कुराई और उसने लूना को एक गहरी नजर से देखा क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी। तभी सैरा नाम की लड़की भागकर सोफी के पास आई। उसे डर था कि कहीं मार्कस अपनी सेना उनके पीछे न भेज दे, लेकिन सोफी ने भरोसा दिलाया कि वह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि माफी मांगना तो बनता है। सारा ने तुरंत एक माफी पत्र लिखना शुरू किया और पहली घंटी बजने के बाद वह घबराते हुए लूना के पास गई और अपनी कई बातों के लिए माफी मांगने लगी। सोफी भी उसके साथ आई। उसने भी दिल से माफी मांगी और बताया कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे सारा और लूना दोनों उसे हैरानी से ताकने लगी। सोफी ने प्रस्ताव रखा कि देखते हैं कौन निष्पक्ष मुकाबले में मार्कस का दिल जीत पाती है, जिससे सारा सन्न रह गई, जबकि लूना को एक अजीब सी बेयकीनी और चकरा देने वाली फीलिंग हुई। अगले दिन हम स्कूल वापस आए जहां मार्कस एक सेलिब्रिटी बन चुका था। उसके बगल से गुजरते हुए छात्र कानाफूसी करते थे, हालांकि किसी की भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब मार्कस की मुलाकात कैफेटेरिया में अपने क्लासमेट लियो से हुई, लियो ने घबराते हुए हकलाकर माफी मांगी और दावा किया कि वह रायन को ठीक से जानता भी नहीं है। मार्कस को यह सब काफी मजेदार लगा और उसने लियो को याद दिलाया कि कल तो उसके तेवर कुछ और ही थे। वहीं लियो ने उसके वेब नोवेल के जादुई एलिमेंट्स की तारीफ करके चापलूसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मार्कस समझ गया कि लियो थोड़ा सन की किस्म का बंदा है, इसलिए उसने उसकी बकवास को छोड़ दिया और क्लासरूम में अपने फैंस का सामना करने चल दिया। उसने मुस्कुराते हुए सच कबूल कर लिया कि वही असली लेखक है। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखे एक अनोखे नाश्ते और दूध पर पड़ी। जब जेकब ने इशारा किया कि इसे इंग्लिश क्लास की रिप्रेजेंटेटिव ने खरीदा होगा, तभी लूना कमरे में आई और मार्कस ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता उसके नाश्ते से बदल दिया।
लूना उलझन में पड़ गई और पूछने लगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर मार्कस ने बस इतना कहा कि दूध बर्बाद मत करो। उसने खुद दूध उसे थमाया और थोड़ी गहरी सोच के बाद लूना इस मजेदार नतीजे पर पहुंची कि वो पैसे वापस करने से बचने की कोशिश कर रहा है। मार्कस हंस पड़ा और भरोसा दिया कि भले ही वह कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन वह धोखा नहीं देगा और वक्त पर कर्ज चुका देगा। लूना काफी परेशान लग रही थी। उसने बताया कि वह उसकी पूरी बचत थी, इसलिए मार्कस ने समझौते के तौर पर उसका महीने भर का खर्च उठाने की बात कही। उसने डिजिटल पेमेंट कार्ड इस्तेमाल करने को कहा और $1000 का मंथली अलाउंस तय कर दिया। हालांकि उसने विरोध किया कि $600 ही बहुत हैं, पर उसने कहा कि पैसे खर्च करना सीखना भी एक जरूरी हुनर है। ट्रांसफर पूरा होने के बाद लूना बस हैरान होकर सिर हिला सकी। तभी शांति का वो पल भंग हो गया जब होमरूम टीचर मिस मिलर ने मार्कस और रायन दोनों को कॉरिडोर में बुलाया। पूरी क्लास थमी हुई सांसों से देख रही थी, पर मार्कस बिल्कुल शांत रहा और मजाक में टीचर से कहा कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ था और वे दोनों पक्के दोस्त हैं। रायन इस बात की देखकर पूरी तरह अवाक रह गया, खासकर तब जब मिस मिलर ने मजाकिया लहजे में सुझाव दिया कि फिर तो तुम दोनों को क्लास में एक साथ बैठना चाहिए। दोनों लड़के तुरंत एक साथ नहीं चिल्ला उठे और मार्कस ने बात संभालते हुए कहा कि फिर वे बातें करने में समय गंवा देंगे और अपनी पढ़ाई बिगाड़ लेंगे। मिस मिलर ने देखा कि कोई भी घायल नहीं लग रहा था, खासकर रायन जो पिछली शाम गणित के कमरे में छिपा बैठा था, इसलिए उसने पेरेंट्स को न बुलाने का फैसला किया। उसने उन्हें पंगे से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी और मार्कस ने एक समझदार मुस्कान के साथ सिर हिला दिया कि वो सब समझ गया है। जाने से पहले मार्कस ने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात कहकर उसे चौंका दिया। तब मिस मिलर ने रायन को भेज दिया ताकि वह अकेले मार्कस से बात कर सकें। उन्होंने पूछा कि क्या रायन उसे डरा धमका कर चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा है। मार्कस ने भी एक प्रोफेशनल खबरी की तरह स्कूल गेट की घटना का पूरा ब्यौरा दे दिया। ये सुनकर मिस मिलर कुछ पल के लिए दंग रह गईं कि उनका बेस्ट फ्रेंड होने का दावा पूरी तरह बकवास था। लेकिन जाने से पहले मार्कस ने उन्हें एक तरकीब सुझाई कि वे स्कूल के बड़े अधिकारियों को बता दें कि वे गुंडे बस उसके भाई के जन्मदिन पर वहां से गुजर रहे थे। ये ऐसी सलाह थी जिसने वाकई मिस मिलर को हंसा दिया। मार्कस ने बड़ी चतुराई से कहा कि आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, एक ऐसी तारीफ जिसके लिए टीचर तैयार नहीं थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में उसे डांटा और सुबह की पढ़ाई पर लौटने को कहा, लेकिन साफ था कि उसकी मक्खनबाजी काम कर गई थी। कुछ ही पल बाद मिस मिलर क्लास के सामने खड़ी हुई और घोषणा की कि चारों स्कूलों का जॉइंट एग्जाम कल होने वाला है और वे जल्द ही एडमिट कार्ड बांटेंगी। उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन का भी जिक्र किया और कहा कि चूंकि सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लूना, सोफी और सैरा ने ही साइन अप किया है, इसलिए किसी भी शुरुआती स्क्रीनिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे सच में सबका काफी समय बच गया। उन्होंने तीनों लड़कियों को तैयारी शुरू करने को कहा और क्लास को याद दिलाया कि न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए हर ग्रुप से कम 2 परफॉर्मेंस चाहिए। उधर फर्स्ट हाई में माहौल काफी गर्मा रहा था, क्योंकि यह अफवाह साच फैल चुकी थी कि वह मशहूर वेब नोवेल सेकंड हाई के फोरम पर फिर आ गया है। स्टूडेंट्स कानाफूसी करने लगे कि कोई ट्रांसफर होकर आया छात्र ही उसका लेखक है। क्योंकि हाल ही में ट्रांसफर होने वाला एकमात्र सीनियर मार्कस था, तो यह संबंध साफ लग रहा था। अचानक वो कानाफूसी तुरंत बंद हो गई, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल मिलर पीछे के दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। उन्होंने गुस्से में पूछा कि नोवेल को हमारे फोरम से उठाकर सेकंड हाई पर किसने डाला है, जिससे सारे छात्र सन्न होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब कोई कुछ नहीं बोला तो वाइस प्रिंसिपल मिलर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने क्लास मॉनिटर को आगे बुलाया। मॉनिटर लियो एक फीकी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और माना कि उसे नहीं पता कि लेखक कौन है या ये कैसे हुआ। प्रिंसिपल को इस पर शक हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी को नहीं पता, जबकि उन्हें बताया गया था कि लेखक इसी क्लास का छात्र है। इस खुलासे के बाद क्लास में हंगामा मच गया और हर कोई सोचने लगा आखिर वो मार्कस ही था। जब वाइस प्रिंसिपल मिलर हैरान खड़े थे, तब मार्कस ने बताया कि उनके क्लास टीचर मिस्टर सॉन्ग ने दावा किया था कि उन्होंने उस छात्र को ढूंढ लिया है और ग्रेड्स बचाने के लिए उपन्यास रुकवाया है, लेकिन छात्रों ने बस अपना सिर हिला दिया। तभी सोफी ने खड़े होकर एक बड़ा धमाका किया। उसने पुष्टि की कि वह मार्कस ही था, क्योंकि उसने एक स्कूल अधिकारी को काम की तारीफ करते सुना था, इससे पहले कि मिस्टर सॉन्ग ने मामला दबाया। वाइस प्रिंसिपल मिलर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई जारी रखने को कहा और गुस्से में क्लास से बाहर चले गए। उन्होंने काफी कुछ सुन लिया था और अब एक टीचर को जवाब देना था। उनके जाते ही क्लास खुशी से झूम उठी। सब सोफी को घेरकर पूछने लगे कि क्या सच में मार्कस ही लेखक है। ठीक उसी समय मिस्टर सॉन्ग स्टाफ रूम में कागज समेट रहे थे, जब गुस्से में वाइस प्रिंसिपल अंदर आ धमके। दूसरे टीचर हैरान होकर देखने लगे जब परेशान वाइस प्रिंसिपल मिलर दरवाजे पर खड़े हुए और मिस्टर सॉन्ग को बात करने के लिए कॉरिडोर में बुलाया। उन्होंने बिना वक्त गंवाए सीधे पूछा कि क्या यह बात सच है, सच कि वह उपन्यास अब सेकंड हाई के फोरम पर अपडेट हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग को पसीना आ गया। उन्हें समझ आया कि मार्कस का अकाउंट ब्लॉक करने से वो लड़का नहीं रुका। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने उन पर दबाव बनाया और मिस्टर सॉन्ग की पढ़ाई वाली कहानी और छात्रों के इस दावे के बीच का अंतर पूछा कि लेखक वह लड़का है जिसने स्कूल छोड़ दिया है। मिस्टर सॉन्ग सिर्फ घबराहट में हंस सके, लेकिन वाइस प्रिंसिपल बहाने सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी विवाद की वजह से सच छिपाया गया
यह सचमुच एक पेचीदा मामला था। उन्होंने मिस्टर सॉन्ग को चीजें और मुश्किल बनाने के लिए डांटा और पूछा कि वह शुरुआत से ही लेखक की पहचान को लेकर ईमानदार क्यों नहीं रहे। अब स्कूल की इज्जत दांव पर थी और वाइस प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वह बड़े अधिकारियों को क्या जवाब देंगे। वह पहले ही शिक्षा विभाग को बता चुके थे कि पढ़ाई की वजह से उपन्यास रुका है। जल्द ही अधिकारी सेकेंड हाई का दौरा करने वाले थे। यह वक्त बेहद खराब था। यहाँ दोनों स्कूलों की आपसी जंग और उलझने वाली थी। स्कूल एक बड़े खिताब के लिए मुकाबला कर रहे थे और वे किसी विवाद का खतरा नहीं उठा सकते थे। इसलिए उन्होंने मिस्टर सॉन्ग को आदेश दिया कि या तो उपन्यास डिलीट करवाएं या मार्कस को फर्स्ट हाई में वापस लाने के लिए मनाएं। मिस्टर सॉन्ग वहां मुंह खोले पूरी तरह हैरान खड़े रह गए। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने याद दिलाया कि इस साल उनके सीनियर टीचर प्रमोशन का रिव्यू होना है और अगर स्कूल का मजाक बना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने बात फैलने से पहले जल्द फैसला करने को कहा। उन्होंने राय दी कि अच्छा होता अगर लेखक को बाहर का बताया जाता। मिस्टर सॉन्ग बेबसी में दांत पीसकर रह गए और वादा किया कि वह स्कूल का नाम खराब नहीं होने देंगे। मार्कस के साथ जिस तरह रिश्ते खत्म हुए थे उसे देखते हुए यह बहुत मुश्किल काम था। वाइस प्रिंसिपल मिलर ने संतुष्टि में सिर हिलाया और पीछे हाथ बांधकर वहां से चले गए। क्लास में छात्र एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सोफी ने मदद के लिए हाथ उठाया, जबकि बाकी बच्चे फुसफुसा रहे थे कि सारा को भेजना ज्यादा बेहतर रहता। साथ ही बाकी बच्चे फुसफुसा रहे थे कोड भेजना ज्यादा बेहतर रहता क्योंकि वह मार्कस के करीब थी। मिस्टर सॉन्ग ने उससे पता लगाने को कहा कि उपन्यास फर्स्ट हाई पर क्यों नहीं आ रहा और उसे वापस लाने को मनाए। लेकिन सारा झिझकी क्योंकि मार्कस अब सेकेंड हाई का छात्र बन चुका था। क्लास टीचर ने मुस्कुराकर कहा कि फिर भी कोशिश करो। उससे कहना कि पुराने दोस्त अगला चैप्टर पढ़ने के लिए बेताब हैं। बाद में राय ने संदेश भेजा कि टीचर उसे मनाने के लिए सारा को भेज रहे हैं, लेकिन मार्कस ने मजाक में जवाब दिया कि उसने पहले ही उसका नंबर डिलीट कर दिया है। तभी सारा की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्क्रीन पर आ गई, जिसे मार्कस ने बिना सोचे समझे खारिज कर दिया। फिर वो अपने पास बैठी प्यारी लूना की तरफ मुड़ा। जब लूना ने मुंह बनाकर कहा कि मूवी डेट के लिए पैसे खत्म हो गए हैं तो मार्कस हंसते हंसते लौटपुट हो गया। उसने खुद पैसे देने की बात कही, पर लूना फैमिली डिस्काउंट कार्ड इस्तेमाल करने पर अड्डी रही। वह 10 मिनट तक उलझन में खोई रही और खुद से फुसफुसाई कि फैमिली कार्ड का मतलब ये नहीं कि उसने दावत दिया है। मार्कस उसकी इस मासूमियत पर मुस्कुरा ही रहा था कि केमिस्ट्री टीचर ने उसे टोक दिया और पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया। मार्कस ने उठकर दावा किया कि उसने अभी अभी केमिस्ट्री के फॉर्मूले में बेरियम और सोडियम को मिलाकर बनाना शब्द खोजा है। पूरी क्लास ठाके मारकर हंस पड़ी। टीचर ने कहा कि वह अपनी ऐसी वैज्ञानिक खोजें क्लास के बाद के लिए संभाल कर रखे। जल्द ही लंच की घंटी बजी और सोफी भागती हुई मार्कस के पास आई। उसने सारा की फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने पर उसे पत्थर दिल कहा, लेकिन मार्कस ने बेरुखी से बात टाल दी और लूना को साथ लंच करने के लिए बुला लिया। सोफी इस बर्ताव से दंग रह गई, पर दूसरे छात्र जेक ने उसे शांत करते हुए कहा कि मार्कस को शायद लूना का साथ ज्यादा पसंद है। तभी कैंटीन की लाइन में खड़े होकर मार्कस ने देखा कि लूना की आंखें नम थीं। उसने सोफी से पूछा कि वह अचानक उदास क्यों हो गई। लूना ने डरी हुई आवाज में पूछा कि क्या तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। जब मार्कस को समझ आया कि वह जलन महसूस कर रही है तो वह मुस्कुरा दिया। खाना खाते हुए बाद टैलेंट शो पर आई और सोफी ने बता दिया कि लूना ने पिछले साल इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। लूना ने उसे रोकने की कोशिश की, पर सोफी ने गर्व से बताया कि लूना पियानो बजाने में माहिर है। इस राज ने मार्कस को काफी प्रभावित किया। मार्कस भी शो में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गया। उधर फर्स्ट हाई में सारा क्लास टीचर मिस्टर सॉन्ग को बता रही थी कि मार्कस बात करना तो दूर, उसकी रिक्वेस्ट भी स्वीकार नहीं कर रहा। मिस्टर सॉन्ग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि पुराने क्लासमेट होने के नाते रिश्ते अच्छे होने चाहिए, पर सारा ने कहा कि वह वक्त बीत चुका है। टीचर ने हार मानकर स्कूल के खर्च पर उसे डिनर कराने की सलाह दी, लेकिन सारा ने सोचते हुए होंठ चबाए कि वह खुद मार्कस को फोन क्यों नहीं कर लेते। मिस्टर सॉन्ग कुछ पल के लिए अवाक रह गए। तभी सारा ने हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या वह खुद मार्कस को फोन करने में झिझक रहे हैं। इस बात पर टीचर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने बकवास बंद करने को कहा। उन्होंने उसे क्लास में भेज दिया, लेकिन उसके जाते ही मिस्टर सॉन्ग को अपने घमंड पर पछतावा हुआ। उन्होंने सिर पीट लिया क्योंकि इकलौता जरिया भी चला गया था। स्कूल के रिकॉर्ड से उन्होंने मार्कस का नंबर तो निकाल लिया, लेकिन वो फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसके बजाय उन्होंने मार्कस के पुराने साथी जैकब को बुलाया, जो सहमकर ऑफिस में आकर खड़ा हो गया। टीचर ने जबरन मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो अभी भी मार्कस का अच्छा दोस्त है। उन्होंने जैकब को सलाह दी कि वह उसे समझाए कि सेकंड हाई पर लिखना बंद करे और या तो फर्स्ट हाई पर आए या कॉलेज परीक्षाओं तक इंतजार करे। उन्होंने बेशर्मी से कहा कि उन्हें सिर्फ उसकी पढ़ाई की फिक्र है। जैकब ने अनजान बनते हुए कहा कि ट्रांसफर के बाद ग्रेड्स की चिंता अब टीचर को नहीं होनी चाहिए। वैसे भी फर्स्ट हाई के लिए लिखना भी उतना ही ध्यान भटकाएगा जितना कि सेकंड हाई के लिए लिखना। मिस्टर सॉन्ग ने गला साफ करते हुए कहा कि यह अलग बात है और मदद मांगी। जैकब ने कहा कि वह मदद जरूर करता, पर एक छोटी सी दिक्कत है।
यह सुनकर टीचर की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। जेकब ने सिर खुजलाते हुए कहा कि उसे मार्कस के कुछ पैसे चुकाने हैं, जिससे बात करना अजीब लगेगा। पर मिस्टर सॉन्ग ने उदारता दिखाई और खुद कर्ज चुकाने की बात कही, बशर्ते मार्कस उनके पाले में वापस आ जाए। यह जानते हुए कि उनका सीनियर टीचर प्रमोशन स्कूल की प्रतिष्ठा पर टिका है, उन्होंने पैसे देने की जिद की और कहा कि चूंकि वह मदद मांग रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि कितना कर्ज है। मिस्टर सॉन्ग ने अपने दांत भींचे और खुद $400 देने की पेशकश की। उन्होंने लड़की से लियो को बताने को कहा कि यह वाकई सबसे बेहतर होगा अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद उपन्यास पूरा करे। भले ही लियो स्कूल बदल चुका था, फिर भी मार्कस को फिक्र थी कि वह अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। जेकब अपनी मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने टीचर से कहा कि वह पक्का नहीं कह सकता और शायद उसे खुद पैसे होने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन मिस्टर सॉन्ग ने अपना फोन निकाल लिया। उन्होंने जेकब का कोड स्कैन किया और पैसे ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने जोर दिया कि वह पूरे मन से मार्कस को मनाए और चेहरे पर यह दिखावा बनाए रखा कि यह सब छात्र के करियर के लिए है। जेकब ने शुक्रिया अदा किया और कोशिश करने का वादा किया। जैसे ही $400 उसके अकाउंट में आए, वह तुरंत ऑफिस से निकला और दूर जाकर मार्कस को मैसेज भेजा कि उसने अभी अभी एक बड़ा दांव मारा है। उसने हंसते हुए बताया कि मिस्टर सॉन्ग इतने बेताब थे कि उन्होंने उपन्यास रोकने के लिए $400 दे दिए। इस पर मार्कस मुस्कुराया और जश्न मनाने के लिए नया चैप्टर पोस्ट करने की सोची। जब बाकी सभी छात्र 4 स्कूलों की साझा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तब मार्कस एक ऑनलाइन दुकान शुरू करने की रिसर्च कर रहा था। उसे याद था कि जल्द ही ई कॉमर्स की बड़ी लहर आने वाली है। वो इस ट्रेंड की शुरुआत में ही आ गया था ताकि इससे पहले कि यह पारंपरिक बाजार को तबाह करे, वह इसका पूरा फायदा उठा सके। लंबी अवधि का ब्रांड बनाने के बजाय उसने एक छोटे से बाजार से तुरंत मुनाफा कमाने की सोची और आखिरकार उसने एक अनोखा काम चुना, यानी खास लॉन्जरी बेचना। चूंकि वह हाल ही में 18 साल का हुआ था, इसलिए बिना किसी गार्जियन के अपना खुद का डिजिटल स्टोर खोलने के लिए कानूनी रूप से पूरी तरह तैयार था। तभी अचानक जेकब का एक मैसेज आया जिसमें उसने पूछा कि क्या मार्कस का अकाउंट हैक हो गया है। दरअसल जेकब की नजर में मार्कस विज्ञान का एक सीधा सादा होनहार छात्र था जो कभी भी इस तरह की भकीली चीजों से नहीं जूझ सकता था। मार्कस ने इस बात को हंसकर टाल दिया और अपना बिजनेस प्लान समझाया। उसने कुछ प्रोडक्ट की तस्वीरें भी भेजी ताकि स्टॉक पर जेकब की राय ले सके, क्योंकि उसके पास कोई और भरोसेमंद दोस्त नहीं था जिसके साथ वो ऐसा अनोखा राज बांट सके। रात 10:30 बजे तक उसने अपनी दुकान सेटअप कर ली और तस्वीरें भी अपलोड कर दी। सोने से पहले स्कूल के काम को एक बार दोहराया और अगली सुबह वो ठीक उसी समय क्लास में पहुंचा जब निरीक्षक अंदर आ रहे थे। उसके दोस्त माइक ने पूछा कि चीनी भाषा की परीक्षा की कैसी तैयारी है, तो मार्कस ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि वह टॉप करेगा। लेकिन तभी एक पहचानी सी ठंडी आवाज ने उसे टोक दिया और चेतावनी दी कि बेहतर होगा वह नकल करते न पकड़ा जाए। मार्कस ये देखकर हैरान रह गया कि वह निरीक्षक कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट हाई के डीन मिस्टर मिलर थे। हमें जल्दी पता चला कि इस संयुक्त परीक्षा के लिए चारों स्कूलों के टीचरों को बदल दिया गया था ताकि कोई पक्षपात न हो। मिस्टर मिलर ने रूखेपन से सबको अपनी पढ़ाई की चीजें हटाने को कहा और चेतावनी दी कि अगर कोई पर्ची या नकल के साथ पकड़ा गया तो वह तुरंत उनका पेपर छीन लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वह सेकंड हाई का तरीका न जानते हो, पर फर्स्ट हाई में नकल करने का सीधा मतलब पेरेंट्स को बुलाना होता है। ये कहते हुए उन्होंने मार्कस को घूरा और पेपर बांटे। मार्कस ने बिना सोचे लिखना शुरू कर दिया। 1 घंटा पलक झपकते ही बीत गया और मार्कस ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया और पूछा कि क्या वह पेपर जल्दी जमा कर सकता है। उसने क्लास की घड़ी देखी तो अभी 45 मिनट बाकी थे और वहां बैठकर समय गंवाने का कोई मतलब नहीं था। मगर मिस्टर मिलर ने रूखा सा हंसकर कहा कि अभी बहुत जल्दी है। उन्होंने क्लास को याद दिलाया कि नियमों के मुताबिक कोई भी परीक्षा खत्म होने से 30 मिनट पहले तक बाहर नहीं जा सकता। मार्कस ने ठीक उसी 30 मिनट के निशान तक इंतजार किया, अपना काम सौंपा और निकल पड़ा। मिस्टर मिलर ने पेपर लिया, उसके पीछे आए और गलियारे में अकेले बात करने के लिए उसे रोका। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर पूछा कि क्या वाकई मार्कस ही फर्स्ट हाई फोरम पर वो उपन्यास लिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी उसके ऐसे टैलेंट के बारे में नहीं सुना था। मार्कस बस मुस्कुराया और उसने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उसके काम की तारीफ की है और उसने डीन को याद दिलाया कि वह अब सेकंड हाई में है। मिस्टर मिलर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वे बोले कि जरा सी तारीफ ने उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। उन्होंने मार्कस को नसीहत देते हुए कहा कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ही सब कुछ है और फालतू के शौकों में वक्त गंवाना बर्बादी है। मार्कस ने शांति से उनकी हर बात मान ली, जिससे वे और भी चिढ़ गए। फिर मार्कस ने मजाक में कहा कि उसे वापस लिखने जाना होगा, क्योंकि शायद शिक्षा विभाग के अधिकारी उसके नए चैप्टर का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर मिस्टर मिलर गुस्से से तिलमिला उठे और लड़के को जाते देखते रहे। चिढ़कर उन्होंने अपना फोन निकाला और मार्कस के पुराने टीचर मिस्टर सॉन्ग को एक मैसेज भेजा। उन्होंने मिस्टर सॉन्ग से कहा कि उनका यह पूर्व छात्र बहुत ज्यादा बदतमीज होता जा रहा है और इस बकवास उपन्यास के मामले को फौरन संभालना होगा। मिस्टर सॉन्ग ने जवाब दिया कि चूंकि मार्कस इसे हटाने से मना कर रहा है, इसलिए स्कूल को खुद का साहित्य मुकाबला आयोजित करना चाहिए। उन्हें लगा कि फर्स्ट टाइम में इतने छात्र हैं कि कोई ना कोई तो मार्कस से बेहतर लिख ही लेगा। मिस्टर मिलर की आंखें चमक उठीं,
लड़के की लोकप्रियता को खत्म कर स्कूल का सम्मान वापस पाने का यह बेहतरीन तरीका था। उन्होंने वादा किया कि वे फौरन प्रिंसिपल को यह सुझाव देंगे। सच कहें तो जब फर्स्ट हाई के सामने कोई लक्ष्य होता था तो वे कमाल की तेजी दिखाते थे। चीनी भाषा का एग्जाम खत्म होते ही क्लास टीचरों ने नया नोटिस उपन्यास लेखन प्रतियोगिता का बांट दिया था। इसमें सोने, चांदी और कांसे के मेडल देने का वादा किया गया था, जिन्हें खुद प्रिंसिपल अपने हाथों से देंगे। जीतने वाले उपन्यासों को स्कूल की लाइब्रेरी में हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाएगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता में नए और पुराने दोनों तरह के छात्र भाग ले सकते थे। इसीलिए बहुत से बच्चों ने जोश दिखाया और स्कूल फोरम पर अपनी कहानियां पोस्ट करने लगे। जल्द ही इस मुकाबले की चर्चा मार्कस और उसके दोस्तों तक पहुंची। जब वे लंच कर रहे थे, उसके दोस्त लियो ने उत्सुकता और हैरानी से उसे देखा। लियो हंसते हुए बोला कि यह पूरा मामला काफी मजेदार है, और फिर सबने अभी खत्म हुई परीक्षाओं पर बात शुरू कर दी। मार्कस ने सलाह दी कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निबंध की तैयारी कर लेनी चाहिए। उसे लग रहा था कि यह अगली परीक्षा में जरूर आएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा आजकल खबरों में बना हुआ है। उसने बताया कि रिसाइकलिंग और पर्यावरण की रक्षा जैसे विषय काफी चर्चा में है। लियो खुद को रोक नहीं पाया और उसे एक सच्चा टॉपर कहते हुए उसकी तारीफ की। पास ही खा रही सारा ने अपना फोन निकाला और पूछा कि क्या फर्स्ट हाई के सभी छात्र इस तरह परीक्षा के सवालों का अनुमान लगा लेते हैं। मार्कस मुस्कुराया और बोला कि उसके अनुमान अक्सर सही होते हैं, भले ही वह दूसरों की गारंटी न दे सके। फिर उसने सैरा को याद दिलाया कि वे अगले दिन फिल्म देखने जाने वाले हैं और वह उसे धोखा न दे। उस दोपहर जैसे ही विज्ञान और अंग्रेजी की परीक्षाओं की समाप्ति की घंटी बजी, निरीक्षकों ने पेपर समेटने शुरू कर दिए। सारे छात्र थके हारे अपनी सीट से उठकर अंगड़ाई लेने लगे। दिन भर की कठिन परीक्षाओं के बाद सब पस्त हो चुके थे। जब मार्कस अपनी क्लास में लौटा तो लियो दरवाजे पर किसी बड़ी हस्ती से मिलने वाले इंसान की तरह उत्सुकता से खड़ा था। पास खड़ी कुछ लड़कियां भी खुशी से शोर मचाने लगीं। जैसे ही मार्कस अंदर आया, वे चिल्लाकर कह रही थीं कि वह बिल्कुल सही था, क्योंकि अंग्रेजी निबंध का विषय पर्यावरण संरक्षण ही था, ठीक वैसा जैसा उसने सोचा था। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए इसे अपनी किस्मत बताया। सारा भी बड़ी खुशी खुशी क्लास में लौटी और लियो को बताने लगी कि मार्कस के आइडिया की वजह से निबंध लिखना कितना आसान हो गया था। तभी उनकी अंग्रेजी टीचर मिस लेन ने क्लास में आकर कहा कि वे इस वीकेंड कोई फालतू होमवर्क नहीं देंगी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने फर्स्ट हाई की उस लेखन प्रतियोगिता के बारे में सुना है। कई छात्रों ने पीछे बैठे मार्कस की तरफ मुड़कर देखा। तब मिस लेन ने उन्हें बताया कि सेकेंड हाई ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं करवा रहा है। इसके बजाय मुख्य परीक्षा में सिर्फ 100 दिन बचे होने के कारण वे स्टडी ग्रुप्स बनाने जा रहे हैं। हर ग्रुप में 4 छात्र होंगे जो अलग अलग विषयों में माहिर हों, ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। मगर उसी वक्त मार्कस ने अपना हाथ उठाया और एक विचार रखा। उसने ध्यान दिलाया कि वैसे तो कई स्कूल 4 लोगों के स्टडी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, पर इसके नतीजे अक्सर निराशाजनक होते हैं। उसने एक नया और लचीला तरीका सुझाया जिसमें ग्रुप के लोगों की संख्या तय न हो। उसने ऐसा सिस्टम बनाने को कहा जहां छात्र अपने पसंदीदा विषयों पर छोटे लेक्चर दे सकें, जिससे दूसरे भी सीखें अगर उन्हें वो टॉपिक काम का लगे। इस तरह हर कोई अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना अपनी जानकारी को पक्का करने का सबसे अच्छा जरिया है। उसने समझाया कि कमजोर विषयों वाले छात्र बेहतरीन ट्यूटर चुन सकेंगे और केवल अपने छोटे ग्रुप तक सीमित नहीं रहेंगे। इस विचार को सभी ने तुरंत मान लिया। आखिर एक टॉपर ही तो ऐसी पते की बात कह सकता था। और इस तरह शुक्रवार का अंत हंसी खुशी से हुआ। जाहिर था कि वीकेंड की खुशी ने सबका मूड बहुत बढ़िया कर दिया था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हम देखते हैं कि हमारी शांत स्वभाव वाली सारा एक बस में घर जा रही है। कोई ताज्जुब नहीं कि पढ़ाई खत्म होने के बाद जब उसके क्लासमेट्स को पता चला कि उसका परिवार कितना अमीर है तो वे दंग रह गए। देखते ही देखते शनिवार की सुबह भी आ गई। मार्कस ने सारा से दोपहर 2 बजे मॉल में मिलने का वक्त तय किया था और उसने इस पहली मुलाकात के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसने न केवल 2 कप मिल्क टी खरीदी बल्कि उपहार के रूप में एक नाजुक सा ब्रेसलेट भी चुना। थोड़ी ही देर बाद उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। सारा एक साधारण सफेद ड्रेस पहने और हाथ में छोटा सा पर्स लिए वहां खड़ी थी। 5 फीट 4 इंच की लंबाई और हल्की हील्स में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसने कोई मेकअप नहीं किया था और न ही खुद को संवारना जानती थी, फिर भी उसकी सादगी और खूबसूरती साफ झलक रही थी। उसने अपना चश्मा भी नहीं उतारा था और मार्कस ने उसे पहली बार बिना स्कूल यूनिफॉर्म के देखा था। सारा ने शर्माते हुए बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि वह ठीक लग रही है या नहीं, और घबराकर अपनी उंगलियां मोड़ने लगी। मार्कस उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराया और बोला कि वह बहुत सुंदर लग रही है। फिर उसने मिल्क टी और गिफ्ट उसे दिया। सारा ने पहले इसे मना किया, पर मार्कस ने मुस्कुराते हुए डिब्बा जबरदस्ती उसके हाथों में थमा दिया। उसने उसे डिब्बा खोलने को कहा और बोला कि अगर पसंद ना आए तो इसे बदला भी जा सकता है। सारा ने जैसे ही धीरे से डिब्बा खोला वह ठिठक गई और हैरान रह गई। मार्कस मुस्कुराया और ब्रेसलेट पहनाने में उसकी मदद करने की पेशकश की। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, ब्रेसलेट उसकी कलाई पर सज चुका था। फिर उसने उसका हाथ थामा और उसे मॉल के अंदर ले गया। सारा के लिए यह दिन अनोखा था। यह पहली बार था जब उसने किसी लड़के का हाथ पकड़ा था। शुरू में उसने शर्माते हुए अपना हाथ छुड़ाना चाहा,
पर मार्कस ने कसकर पकड़े रखा और आखिरकार वह चुपचाप उसके साथ चल दी। वो शर्म से सिर झुकाए चौथी मंजिल की तरफ बढ़ी, जहां वीकेंड पर सिनेमा हॉल में काफी भीड़ थी। मार्कस ने उसे थोड़ा रुकने को कहा जब तक वो टिकट ले आए, और पूछा कि क्या वो पॉपकॉर्न खाएगी। सच कहें तो ये पूछना बेकार था। सारा पास में रखे बच्चों वाले पॉपकॉर्न बकेट को लालच भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन तभी भीड़ से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। वो लियो था, जिसने एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए पूछा कि मार्कस वहाँ क्या कर रहा है। मार्कस मुड़ा तो देखा कि लियो और फर्स्ट हाई स्कूल के दो पुराने क्लासमेट्स उनके पीछे लाइन में खड़े थे। थोड़ी बातचीत के बाद मार्कस पॉपकॉर्न और ऑरेंज जूस लेकर सारा के पास वापस आ गया और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने सारा से कहा कि अंदर चलने का समय हो गया है और बताया कि अभी उसके कुछ पुराने स्कूल के दोस्त मिले थे। सारा तुरंत घबरा गई और पहचाने जाने के डर से अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया। मार्कस को उसका ये डर और घबराना बेहद प्यारा लगा। इसे देखकर उसकी हंसी छूटने ही वाली थी। सच तो ये था कि भले ही सारा मेकअप नहीं करती थी, लेकिन उसका नेचुरल लुक बहुत कमाल का था। बस उसका शर्मीला स्वभाव ही था जो उसे स्कूल में गुमनाम बनाए रखता था। दूसरी तरफ लियो और बाकी लोग मार्कस को चिढ़ाने लगे और एक लड़के ने तो चुपके से एक फोटो खींचकर पुराने क्लास ग्रुप चैट में डाल दी। ग्रुप पर तुरंत मैसेज की बात आ गई, जहां लोग मार्कस को प्लेबॉय कहने लगे क्योंकि वो क्लोई को पसंद करने के दावे के बीच किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। किसी ने क्लोई को टैग करके चुटकी ली कि मार्कस ट्रांसफर के बाद बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। क्लोई कुछ नहीं बोली, पर उसने गुस्से में दांत भींचे और वो फोटो अपनी सहेली मिया को भेज दी। मिया हैरान रह गई और पूछा कि ये फोटो कहाँ की है। उसने मार्क उड़ाते हुए क्लोई से कहा कि फोटो वाली लड़की तो वही है जिस पर स्कूल में सब हंसते थे। वो यकीन नहीं कर पाई कि मार्कस का टेस्ट इतना गिर जाएगा। मिया ने फोन पर क्लोई को मार्कस और सारा के बारे में वो सब कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया जो वो जानती थी। इस सोशल मीडिया के तूफान से बेखबर मार्कस और सारा थिएटर के एक शांत कोने में बैठ गए। फिल्म शुरू होते ही स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी मार्कस की आंखों में चमक रही थी और वो धीरे से सारा की तरफ झुका।